चलिएगा यहां अपन शुरुआत करते बेटा। यहां अपन पढ़ेंगे बेटा आज ओटीआईसीयू से रिलेटेड एमसीक्यू अपन यहां डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ओटीआईसीयू से रिलेटेड एमसीक्यू, उन सब के बारे में भी जानेंगे अपन, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहीं पे भी डाउट हो आपको एन के एन प्रकार तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं। क्लियर बच्चों? देखिएगा एक मैंने इमेज पुट की, अगर आप क्लियर देख पा रहे हैं तो देखने की कोशिश करें इसको बेटा। इस इमेज में देखिएगा मैंने एक लेवल ऑफ आपका बेटा, दिस इज कौन सा मेथड है ये? ट्राइजिंग सिस्टम है ये। कौन सा सिस्टम है ये? ट्राइज सिस्टम है बेटा। ये कौन सा सिस्टम है? ट्राइज सिस्टम है। कुछ इमेज बता रहा हूं, साथ में थ्योरी पढ़ाऊंगा बेटा। आपको इमेज के साथ थ्योरी अपन यहाँ पे हैंड टू हैंड डिस्कस करते जाएंगे। ट्राइज सिस्टम में देखिएगा सबसे ऊपर क्या है बेटा? रेड कलर है। इसको इमरजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंट वाली सिचुएशन बोलते हैं रेड कलर को। क्लियर है? फिर उसके बाद में आता है कौन सा बेटा? येलो कलर, जिसको अर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जेंट बोलते हैं। यहां पे आपको इमीडिएट रजिस्ट्रेशन की, अगर रेड कलर है ट्राइज में तो ये एमसीक्यू है बेटा। एम्स के मैं सबसे पहले ओटीआईसीयू पढ़ा रहा हूं, पिछली बार लास्ट में पढ़ाया, इस बार पहले पढ़ा रहा हूं। यहां ओटीआईसीयू से लगभग एम्स में 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और ये पूरा बेटा प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। आप कोशिश करना ताकि कुछ याद कर सको और यहां से अच्छे क्वेश्चन मार्क करो, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यही पे होती है। और बहुत सारे डाटा डिफरेंट है, नोट सेट से अलग होते हैं ये डाटा। गेट माय पॉइंट? आपकी बुकों से अलग होता है। एम्स दिल्ली अपने डाटा अलग ही मानता है, तो अपन कोशिश करेंगे कि राइट डाटा निकालने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ट्राइज में कैटेगरी आती है हाईएस्ट प्रायोरिटी, वो होती है बेटा रेड। ट्राइज में ट्राइज जो सिस्टम है वो क्या होगा अभी अपन डिस्कस करेंगे। इसमें इमीडिएट या इमरजेंट बोलते हैं, इमीडिएट केयर की जरूरत होती है। तुरंत आपको 1-2 मिनट 3 मिनट में आपको बिना देरी किए तुरंत आपको क्या करना, पेशेंट को बचाव कार्य में लग जाना है। क्लियर है? इसमें जैसे फीमर फ्रैक्चर के केस जिसमें आपका एम्बोलिज्म हो जाए, एमआई के केस हो जाए, बहुत ज्यादा हेवी लेवल की ब्लीडिंग हो रही हो, उस कंडीशन में अपन यहां पे यूज करते बेटा। दूसरा आता बेटा येलो कलर का, लेवल सेकंड आपका। यहां पे विद इन बेटा आपको 60 मिनट में, अर्जेंट बोलते हैं, 60 मिनट के अंदर अंदर आपको इलाज मिल जाना चाहिए। कोई डाउट है? इन दोनों के बीच में एक और स्टेज आती है आजकल नई, उसको अंबर स्टेज बोलते हैं। वो विद इन 10 मिनट में इलाज मिल जाना चाहिए। इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है आपका। इसके बाद आती है लेवल थर्ड आपकी। क्लियर है? ये अंबर, इसको अंबर बोलते हैं जो मैंने बताया ना सेकंड वाली को। थर्ड वाली को अपन येलो वाली को क्या बोलते हैं? लेवल थर्ड को अपन क्या बोलते हैं? अर्जेंट वाली स्टेज। क्लियर है? इसके अलावा कौन आती है बेटा? ग्रीन। आराम से इलाज कर दो, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे कोई बीवी क्या कर ले, हाथ मार दे, मुंह नोच दे, तो उस वाली स्टेज को बोलते हैं। गेट माय पॉइंट? अरे कोई डाउट है? और लटकी मार दे तो ये वाली स्टेज है, वो वाली स्थिति है। और लास्ट आपका कौन सा बेटा? ब्लू। ब्लू जो अंदर इतनी हाई लेवल की मल्टीपल इंजरी होती है कि जैसे सिर कट गया साहब, समझ रहे आप? या लगभग लोग ब्लैक टाइप का डेथ हो गया। ये नया ट्राइज है, ये अमेरिका का ट्राइज है, इंडियन ट्राइज अलग अभी मैं बताऊंगा। क्लियर बच्चों? ये आपका जो ब्लू है वो लगभग ब्लैक के इक्वल है। ये थोड़ा ध्यान रखना, आजकल चेंज हो रहे हैं डाटा, कुछ नए डाटा आता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसके बारे में बताऊंगा, आपको थोड़ा याद रखना बेटा। अपन एमसीक्यू सोल्व करेंगे तब सब समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर बच्चों? ये देखिएगा ट्राइज का सिस्टम, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, अपन अलग अलग ट्राइज सिस्टम यूज करते हैं अपन यहाँ पे। क्लियर बच्चों? सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी इमीडिएट। रेड ट्राइज होता है। रेड ट्राइज में पेशेंट हु आर लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज दैट आर ट्रीटेबल with minimum amount of time, personal and supplies, these patient also have a good chance to recovery। ऐसे पेशेंट में रिकवरी के चांस तो रहते हैं हर बात में, लेकिन तुरंत इलाज मिलना चाहिए। जैसे एमआई का मरीज है, कौन सा मरीज है? एमआई का मरीज है। क्लियर है? या जिसको फीमर फ्रैक्चर हो गया मान लीजिएगा। अब वो जो फीमर फ्रैक्चर का मरीज है ना, ऐसे मरीजों में क्या होता है बेटा? फेट एम्बोलाई बनने का चांस रहता है। और फेट एम्बोलाई बन गया तो क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलाई बनेगा और पेशेंट को आपका बेटा क्या हो सकता है? कार्डियक फेलियर हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट इसमें आते हैं। फिर आते हैं अर्जेंट। क्लियर है? ऐसे पेशेंट जो अर्जेंट आते थे उनको बेटा अगर आप 50-60 मिनट का समय भी दे दो, जैसे हाथ का फ्रैक्चर हो गया जिसके अंदर आपको एम्बोलाई वगैरह बनने के चांस कम है, तो ऐसे मरीज इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? अर्जेंट के अंदर। गेट माय पॉइंट? डिलेड के अंदर, ग्रीन के अंदर, जिसमें हल्का सा थोड़ा सा आपका घाव बन गया है, ज्यादा ब्लीडिंग नहीं है, केवल पट्टी करने से काम हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर बच्चों? क्लियर बेटा? एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्टेंट वो होते बेटा मल्टीपल डीएसलेशन होता है। जैसे बहुत ज्यादा सिर फूट गया लेकिन अभी भी सांसें चल रही है, लेकिन तुम कितना भी उपाय करो बचना मुश्किल होगा मरीज का, वो आते हैं। और एक लास्ट होता है ब्लैक, जिसमें फाइनली डेथ ही हो चुकी है। फाइनली क्या हो चुकी है? डेथ ही हो चुकी है। वो किस में जाएंगे? अब बिल्कुल सांस नहीं है, वो तो किस में जाएंगे? ब्लैक में। उनको तो मर गए, उनको तो बाद में उठाएंगे अपन, पहले जिंदा उनको तो संभाले। यहां पे इतनी सीवियर इंजरी हो गई है कि मेडिकल रिसोर्सेज आप अवेलेबल भी कराओ ना तो भी बचना मुश्किल है। मेरी बात समझ रहे?
तो भी बचना क्या है, मुश्किल है। कैट माय पॉइंट? जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, अब आपका पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट है? या पूरा ब्रेन बिखर गया और थोड़ी सांसें चल रही है, उस स्थिति को किस में लाते हैं अपन, ब्लू में। और अगर मर ही गया तो ब्लैक में जाएगा। ये थोड़ा आसपास का वैल्यू है। क्लियर बच्चों? तो यहां अपन बात करते हैं इनके बारे में, इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ इमेजेस आपको नहीं दिख रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा बेटा, वहां से दिख जाएगा आपको, डोंट वरी। तो इमरजेंसी नर्सिंग की शुरुआत करते बेटा, यहां से लगभग ये जो जितनी भी 10-12 क्लास होगी, यहां से लगभग 30-40 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। चलेगा, शुरुआत करते हैं। कुछ वीडियो बेस पढ़ेंगे अपन, मजा आ जाएगा आपको। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करें। चलेगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, थोड़ा जूम आउट कर देता हूं मैं इसको। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, चलिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी फॉर ए पेशेंट विथ स्टेबल एबिसिटी बट नीड ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन? बताइए बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी फॉर ए पेशेंट विद स्टेबल एबीसीडी, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, उसका क्या है बेटा? और D4, यहां पे D4 वैसे मैनेजमेंट में डिसेबिलिटी लिमिटेशन बोलते हैं, पर यहां डिफिबिलिटी भी बोलते हैं, लेकिन ट्रॉमा के केस में D4 क्या होता है? डिसेबिलिटी लिमिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, फॉर एग्जांपल किसी का सर्वाइकल फ्रैक्चर हुआ आपका, अब तुम उसको ज्यादा ही ला रहे हो तो पूरा फ्रैक्चर और क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, फ्रेंडिंग नर्व डैमेज होने से। तो उस स्थिति में अपन स्पाइन बोर्ड यूज करते हैं, पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए लोगरोल टेक्निक यूज करते हैं, समझ रहे आप? ये सब D4 डिसेबिलिटी। ट्रॉमा के केस में D4 क्या होता है? पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप, ट्रॉमा के केस में D4 क्या होता है? डिसेबिलिटी लिमिटेशन। पहला क्वेश्चन तो ये लिख लेना बेटा आप। और एम्स का बेटा ट्रॉमा सेंटर का बहुत बड़ी वैकेंसी आती है, तो ट्रॉमा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मैं ट्रॉमा और आईसीयू पढ़ा रहा हूं आपको, क्रिटिकल केयर इमरजेंसी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो D4 यहां पे ट्रॉमा वाले केस में अगर एबीसीडी फॉलो कर रहे हो ना, तो D4 क्या होता है? डिसेबिलिटी। जबकि सीपीआर में D4 क्या होता है? डिफिब्रिलेटर। तो दोनों चीज अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे क्लियर और नॉट? अरे कोई डाउट है बच्चों? क्लियर बच्चों? तो यहां कह रहा है कि अगर पेशेंट को देखिएगा, स्टेबल पेशेंट है, एबीसीडी स्टेबल है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। कुछ ऑब्जर्वेशन और किसकी जरूरत है? इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो ऐसे मरीज किस कैटेगरी में जाएंगे बेटा? येलो कैटेगरी में जाएंगे। ऐसे मरीज किस कैटेगरी में जाएंगे आपका? क्लियर बेटा? दिस इज द पार्ट ऑफ ट्राइएज। पहली बात तो ट्राइएज क्या होता है? ट्राइएज का मतलब क्या होता है बेटा? ट्राइएज का मतलब होता है टू सॉर्टिंग, या मैं कह सकता हूं, यह भी क्वेश्चन आ चुका है, टू कैटेगराइज। टू सॉर्टिंग या टू कैटेगराइज, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर बच्चों? ट्राइएज जो होता है बेटा, ये हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या कहीं पर डिजास्टर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो वहां ट्राइएज सिस्टम यूज होता है बेटा, डिजास्टर मैनेजमेंट में। या कहां पे? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। नॉर्मली हॉस्पिटल में कहां यूज होता है आपका? इमरजेंसी में ट्राइएज रूम होता है अलग से। ट्राइएज होता है एक येलो, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लैक होता है कि नहीं होता? आपने देखा होगा। गेट माय पॉइंट? क्लियर बच्चों? वहां पे जैसे रेड होगा तो वहां पे वेंटिलेटर लगे हुए होंगे आपका, सीपीआर, क्रेज का, डिफिब्रिलेटर सब अवेलेबल होंगे आपका, ट्रिकोस्टोमी और वेंटिलेटर हमेशा स्टैंड बाय मोड पे होंगे। कौन से मोड पे? स्टैंड बाय का मतलब बटन दबाते वेंटिलेटर क्या आपका स्टार्ट हो जाएगा। गेट माय पॉइंट? तो पहला क्वेश्चन तो ये आया था 2017 में और 2019 में 2 बार पूछा गया। ट्राइएज का मतलब क्या होता है? तो ट्राइएज का मतलब सोर्टिंग का मतलब छटनी करना, कि मरीज की सीवियरिटी कितनी है, पेशेंट की सर्वाइवबिलिटी चांस कितना है, ट्रॉमा का लेवल कितना है, पेशेंट को किस लेवल की केयर बननी है। तो तुरंत आते ही एक अलग से आपका ट्राइएज नर्सिंग ऑफिसर होता है। जैसे एम्स दिल्ली की बात करें अपन, ट्रॉमा सेंटर में हमने वहां 2 साल काम किया है, तो वहां बिल्कुल एक अलग से असाइनमेंट डलता है। एक आदमी का काम ही क्या होता है? ट्राइजिंग करना। वो जो सीनियर पर्सन होता है जिसको लंबा अनुभव है, वो ट्राइजिंग करता है कि ये रेड में जाएगा, ये येलो में जाएगा, पेशेंट को आते ही, क्योंकि वहां हर मिनट में 10 मरीज आते हैं, इतने तेजी से मरीज आते हैं। क्लियर? और एकदम, और मान लो कहीं पे डिजास्टर की सिचुएशन है तो एकदम बहुत सारी कैजुअलिटीज आती है, तो उस स्टेज में मरीजों को अलग अलग छांटना जरूरी हो जाता है, वरना काम का क्या होगा? होच पोच होगा, काम दिक्कत हो जाएगी काम करने में। तो यहाँ पे ट्राइएज का मतलब क्या होता है? टू सॉर्टिंग या कैटेगराइज बेटा। क्लियर है? ट्राइएज के अंदर अगर बात करें अपन बेटा, ट्राइएज को अपन अगर यहाँ क्लासिफाई करें तो जो ट्राइएज है वो कई तरह का होता है। देखना आप, ट्राइएज में अपन अलग अलग प्रायोरिटी रखते हैं बेटा। ट्राइएज में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर, जो सबसे सीवियर माना जाता है वो रेड होता है बेटा। ट्राइएज में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सीवियर कौन होता है? रेड। तो बच्चों इसको इमरजेंट भी बोलते हैं बेटा। अरे क्या बोलते हैं? इमरजेंट बोलते हैं। क्लियर बेटा? आर्य भाषा में ट्रीटमेंट विदाउट एनी डिले, बिना किसी डिले किए
तुरंत ट्रीटमेंट देना किसमें आता है, हर पास में। और यहां पे सर्वाइवबिलिटी चांस होगा, अगर आप इलाज दे दिया तो मरीज बच जाएगा, यहां पे इलाज हो गया तो। इसमें और ग्रीन में अंतर क्या है, वहां बचने के चांस नहीं है, वहां डीएनए टाइप की सिचुएशन होगी, डू नॉट रिजसिटेस। गेट माय पॉइंट। जैसे हेड आधा कट गया, अरे सिर क्या हो गया, आधा कट गया। अब आप मान लीजिएगा अगर हॉस्पिटल में है तो फिर भी ठीक है, उसको बचने के चांस है, लेकिन डिजास्टर है, तूफान आया, टाइड आया, उसके अंदर लकड़ी का टुकड़ा गिरा, सिर आधा कट गया, अब वहां हॉस्पिटल है क्या, उसको बचाओगे नॉर्मल आदमी को, वो तो वैसे मरेगा, 10-15 मिनट नहीं मिलेगा। तो अगर बचने के चांस नहीं है और सीवियर इंजरी और थोड़ी बहुत सांसें चल रही तो वो ब्लू में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, ब्लू में। अगर मरी गया तो किसमें चला जाएगा, ब्लैक में। लेकिन अगर यहाँ सर्वाइवबिलिटी चांस अच्छे, फॉर एग्जाम्पल देखना, हेड इंजरी हो गई आपकी, हमारे पास में ब्लीडिंग हो रही है, आपका एमआई का अटैक आया, ये सब किसमें आएंगे, अरे किसमें, रेड में, इमरजेंट। ज्यादा एमआई में डिले नहीं कर सकते, एक आध मिनट ज्यादा, 6 मिनट से ज्यादा डिले हो गया तो कार्डियक इरिवर्सिबल चेंजेस हो गया, अपन पढ़ते नहीं पढ़ते। तो ये आपका हेड इंजरी होगी, ब्लीडिंग एमआई हो गया, या फ्रैक्चर हो चुका है और फेट एम्बोलाई बन चुका है। क्या बन चुका है, फेट एम्बोलाई बन चुका है। ऐसी सिचुएशन में आपको बेटा क्या है, अरे क्या है, क्लियर बच्चों। इसके अलावा ब्लीडिंग हो रही है, मैसिव ब्लीडिंग, नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं, कैसी मैसिव ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकना भी जरूरी है, वरना हाइपोलेमिक शॉक के अंदर, हेमरेजिक शॉक में जाके आगे पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये किस में आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कोई सी भी हो, लेकिन मैसिव, रैपिडली वाइटल्स क्या हो रहे हो, फॉल हो रहे हो, उस स्थिति में किस में रखेंगे अपन इसको, इमरजेंसी सिचुएशन। बेटा अलग अलग गाइडलाइन मैं कोशिश कर रहा हूं, दिल्ली एम्स की गाइडलाइन पढ़ाने वाला हूं हर बात में। बाकी जोधपुर एम्स की अपनी गाइडलाइन है, इमरजेंसी की अपनी अपनी गाइडलाइन होती है, हर कोई अपने मन से बनाता है। एसीएलएस बीएलएस वाले अपने हिसाब से चलते हैं, वो अलग ही ज्ञाता होते हैं। मैं दिल्ली एम्स की बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग क्या रहती है, क्योंकि पेपर वही लेने वाला आपका, और वो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग पूरे देश में गाइडलाइन तय होती है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो रेड या इमरजेंट बोलते हैं, और उनके बकायदा टैगिंग करते हैं, हाथ पे जो पेशेंट आईडी आती है ना, रेड येलो अलग अलग बिल्कुल रिबन टाइप में आती है, वो आईडी बांधते हैं अपन पेशेंट के। दूसरे नंबर पे आती है बेटा अंबर कलर की, कौन से कलर की, अंबर कलर की। ये न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, पहले तो रेड येलो ग्रीन और ब्लैक ऐसे होता था, अब 3-4 और ऐड कर दिए। क्लियर है, ये आज पूछते नहीं लेते, ध्यान रखना। अंबर वाले केस में अपन 10 मिनट तक डिले कर सकते हैं। अरे कितने मिनट तक, 10 मिनट तक डिले कर सकते हैं, कोई डाउट है, क्लियर बच्चों। जैसे ओपन फ्रैक्चर है विदाउट ब्लीडिंग, हार्ट टूट गया और हड्डी बाहर आ गई पर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ब्लीडिंग रुक चुकी है, उस स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, अंबर कलर का। फेट एम्बोलाई के चांस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्लियर बच्चों। अरे कोई डाउट है तो अंबर कलर आता, 10 मिनट डिले करेगा, ओपन फ्रैक्चर विदाउट डिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा नर्सिंग का, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना आप, क्लियर बच्चों। यही से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अपनी एनर्जी को मेंटेन रखिएगा, रटने से सिलेक्शन नहीं होगा। थैंक यू सो मच, 700 से ज्यादा लोग लाइव है बेटा, लव यू ऑल, क्लियर है। मुझे पता है कि लाइव क्यों, क्योंकि पिछली बार 7 दिन जो क्लासेस देखी जिन्होंने, उनमें से हजारों लोगों का सिलेक्शन हुआ, क्लियर है। तो बने रहिएगा आसानी के साथ बेटा, 1 महीने का समय है, लालच छोड़ के पहले तो एडमिशन लो ताकि मेन डाटा मिल सके, क्योंकि सारा मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाने वाला हूं। इस बार केवल 1 या 2 डेमो यूट्यूब पे होंगे, बाकी सब क्लासें लाइव होगी, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, बाकी सब ऐप पे होगी, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऐप पे। अंबर कलर का आपका बेटा 10 मिनट तक डिले कर सकते हैं, ये न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, 2018 की अपडेट गाइडलाइन है, क्लियर बच्चों। और ध्यान रखना, ये कई बुकों में नहीं दे रखा, ध्यान रखना। और ये स्लाइड वालों के बस की बात नहीं है पढ़ाना बेटा, ध्यान रखना, ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पढ़ा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद आते हैं अपन कौन सी, येलो। अरे ये कौन सी है, येलो। येलो को अपन दूसरा नाम क्या देते हैं, अर्जेंट। अरे येलो को क्या नाम देते हैं अपन बेटा, अर्जेंट भी बोलते हैं येलो को। येलो को क्या बोलते हैं अपन, अर्जेंट बोलते हैं बेटा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा। अरे येलो को क्या बोलते हैं, अर्जेंट बोलते हैं, क्लियर है। क्लासें अच्छी लग रही तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, और इस तरह से पढ़ोगे तो कोई माई का लाल या कोई माई की लाली आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकते, गेट माय पॉइंट। तो येलो अर्जेंट आता बेटा, यहां पर आप 60 मिनट तक डिले कर सकते हो मरीज को। अरे कितने मिनट तक, 60 मिनट तक आप पेशेंट को क्या कर सकते हो, डिले कर सकते हो। किसके अंदर, येलो में, 1 घंटे तक। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रैक्चर हुआ है या घाव बन गया मान लो डीप, लेकिन ब्लीडिंग रुक गई है। कई बार होता ना, जैसे कुल्हाड़ी की लग गई या सिर में चोट लग गई है, पेशेंट नॉर्मल बैठा है, आरी बास में पेशेंट क्या बैठा है, नॉर्मल बैठा है, और माइल्ड इंजरी, ब्लीडिंग गई है,
तो घंटा पर बिठा सकते हो भाई, सूतरिंग उचरिंग करनी है तो आप। क्लियर बच्चों, वो केस किस में आते हैं, येलो अर्जेंट में। पर जिसमें माइल्ड हेड इंजरी, सीवियर हेड इंजरी किस में चले जाएगी, हाँ क्लियर बच्चों। और बहुत ज्यादा सीवियर है कि बचना मुश्किल है, सिर खुल गया पूरा, आरिवास में चॉकलेट बाहर आ गया, ब्रेन का चॉकलेट, उस स्थिति में आप किस में रखोगे उसको, ब्लू में। और अगर डेथ होगी तो किस में जाएगा, क्लियर बच्चों। तो येलो अर्जेंट आपका 60 मिनट तक आप क्या कर सकते हो, केस को डिले कर सकते हो। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट आता है येलो के बाद ग्रीन। कौन सा बेटा, और इस येलो में बेटा, येलो में इस तरह की इंजरी, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग पहले हुई होगी, तो फर्दर बेटा ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन की क्या रहती है जरूरत। यहाँ पे सीबीसी कराओ, एक्सरे कराओ, फ्रैक्चर एक्सरे के रिस्क, दूसरे आपका सीटी एमआरआई जो भी कराना है, जहां की इंजरी उसी हिसाब से। तो यहाँ पे बेटा पेशेंट स्टेबल होगा, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है ताकि कोई लेटर कॉम्प्लिकेशन ना हो। इज इट क्लियर और नॉट। नेक्स्ट देखिएगा, येलो के बाद आता कौन, ग्रीन। अरे कौन आता बेटा, ग्रीन। ग्रीन कलर जो है ट्राइवेज में वो किसको बताता बेटा, नॉर्मल। क्लियर है। ग्रीन जो है बेटा नॉन अर्जेंट बोलते हैं इसको। नॉन अर्जेंट का मतलब आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आया है चाय आई पी रहा मरीज, 2 बार बाहर जाके खाना भी खा के आ गया, फिर आके कहेगा। इसके अंदर माइल्ड आपका लेसरेशन, माइल्ड लेसरेशन जैसे कुछ हुआ तो आपका स्क्रैचिंग होगी, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, वो केस किस में आते हैं, ग्रीन कलर में बेटा। हरे पास में अरे हरा सिग्नल है ना, तो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां आपको 120 मिनट तक डिले कर सकते हैं मरीज को, लगभग 2 घंटे या ज्यादा भी डिले कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इज इट क्लियर और नॉट। अरे कोई डाउट है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक किसी को डाउट हो बेटा चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद ग्रीन के बाद तो रेड हो गया, अंबर हो गया, येलो हो गया और ग्रीन हो गया, ये तो। उसके बाद नेक्स्ट आता बेटा, आजकल एक नया आया है ब्लू, इस पेन वाले कलर का ब्लू। ब्लू को अपन यूं कह सकते हैं कि डीकैपेसिटेड पेशेंट। कौन से पेशेंट आता है इसमें, डीकैपेसिटेड पेशेंट। इसके अंदर जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हेड कट हो गया, हाफ हेड कट हो गया, हेड कट हो गया और अब बचाना नामुमकिन है, 2-5 मिनट जिएगा। वो कहते हैं जब मूवी में देखा होगा हार्ट अटैक आ जाते हैं तो डॉक्टर कह देता है कि 10 मिनट की जिंदगी बची है, सेवा करो। वो सेवा करने वाली स्थिति थी है। फिर हीरो हीरोइन आते हैं, हाथ में हाथ रखते हैं और गले ले मिलते हैं, गिला सिकवा करते हैं, वो वाली सिचुएशन है। कौन सी, अरे कौन सी, हाँ बस अब जाने वाला है। कोई डाउट है, अरे समझ रहे हो। एक सेठ जी थे, कंजूस थे, भारी कंजूस थे, तो मरने वाले थे। तो उनका काफी मकान था, बड़ा कमरों वाला मकान था, जो सब में पंखे कूलर चलते रहते हैं। तो सेठ जी एक कमरे में थे और मरने वाले ही थे। तो सेठ जी मरते मरते सभी, जब कोई आदमी जा रहा होता तो सारी फैमिली इकट्ठा हो जाती है विदा करने के लिए उसको, हरिवास में। तो उसने पूछा कि बड़ा बेटा कहाँ का, यही है। छोटा बेटा कहाँ का, यही है। और फलाने की बहू कहाँ का, यही है। तो कमबख्त तो सब, जब यही सब यहाँ, तो वहां पीछे कूलर पंखे क्यों चला रखे हरिवास में। तो मरते मरते भी ऐसा हो जाता कई बार। क्लियर है। तो ब्लू जो है बेटा वो कैसा है, डीकैपेसिटेड है, हेड कट टाइप की इंजरी आती है। और एक फाइनली डेथ हो चुकी है, वो किस में जाएगा, ब्लैक में। ब्लैक किस में जाएगा, डेथ को बताता बेटा। डेथ वाले किस में जाएंगे, ब्लैक के अंदर। क्लियर बच्चों, को डाउट है। तो इस तरह से अपन कैटेगराइज करते हैं, रेड, अंबर, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। क्लियर है। ये एक तरह से टर्मिनल स्टेज है। ब्लू वाला कभी भी ब्लैक में कन्वर्ट हो सकता है, मिनिमम सर्वाइवल चांस। को डाउट है, अरे आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये बात होगी किसके बारे में बेटा, ट्राइज के बारे में, और क्या क्या आपका कैटेगराइजेशन रहता है बेटा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मिटा दूं ये। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं आपके लिए, चलेगा। अब बताइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए। आप आसान से आंसर दे सकते हैं। आप क्या कह रहा है, ट्राइज कैटेगरी फॉर डीकैपेसिटेड एंड मल्टीलेसरेटेड पेशेंट या मल्टीलेटेड पेशेंट, यानी लगभग मौत होने वाली है। तो अभी जस्ट क्या अपने किस में रखेंगे उसको, ब्लू को। अरे किस में रखेंगे बेटा, ब्लू में रखेंगे। तो राइट आंसर गोज टू ब्लू। इज इट क्लियर और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, आराम से क्वेश्चन को पढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करवा दूंगा 1 महीना बेटा। और अपनी क्षमताओं पे यकीन रखिएगा, डेफिनेटली आप सेलेक्ट होने वाले हैं। बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आराम से आंसर दे दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। दिख रहा है आपको, देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा बेटा क्वेश्चन क्या कर रहा है। A patient come in emergency with history of intracranial hemorrhage. Clear है, 3 days back, 3 दिन पहले उसको इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुए, चाहे सब एरेक्नोइड हो, एपिड्यूरल हो, कोई भी हेमरेज हो,
मोस्ट डेंजर हेमरेज कौन सा होता है? सबसे डेंजर हेमरेज कौन सा होता है? अरे हेमरेज कई तरह के होते हैं ना, हेमरेज जो होते हैं ब्रेन के कई तरह के होते हैं। सब अरेक्नोइड होता है, सब ड्यूरल होता है, एपिड्यूरल होता है, बताइए कौन सा है? क्या पढ़ते हो रे तुम? ऐसे नौकरी मिलती है क्या है? कहां से आते हो रे तुम? है? अरे बीए तो नहीं कर रखी है, बताइए। सबसे डेंजर होता कौन सा? ये ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड मीटर और पायोमीटर। ड्यूरामीटर के ऊपर कौन सा होता है? एपिड्यूरल। क्यों? क्योंकि एपिड्यूरल जो हेमरेज होता है ना बेटा, वो आर्टरी के रप्चर की वजह से होता है। बाकी सब जगह वेन रप्चर होती है, लेकिन यहां कौन रप्चर होती है? आर्टरी। और ये सबसे डेंजर हेमरेज होता है एपिड्यूरल, क्योंकि प्रेशराइज आर्टरी रप्चर होती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होती है। और ब्लीडिंग होगी तो नीचे के ब्रेन के कंटेंट कंप्रेस हो गए, कोई ना कोई आपका मान लो वाइटल ऑर्गन का सेंटर कंप्रेस होगा तो डेथ भी हो सकती है। तो एपिड्यूरल हेमरेज काफी डेंजर होता है, क्योंकि आर्टरी या कैपिलरीज के रप्चर होने से होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी पेशेंट को, अब यहाँ कोई एपिड्यूरल हेमरेज की कंडीशन नहीं दी, इसने कुछ नहीं लिखा, इसने कहा कि 3 दिन पहले इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ पेशेंट को। क्लियर बच्चों? नाउ पेशेंट इज अनकॉन्शियस विद जीसीएस स्कोर। पेशेंट क्या है? अनकॉन्शियस, पर जीसीएस स्कोर दिया E3 V3 M4। कौन सा? E3 V3 एंड M4। E3 का मतलब क्या है? वर्बल कमांड के साथ है, ऐसे ही ओनली आई ओपन कर रहा तो कितना देंगे? E4। अगर बोलने पे कि आंखें खोल भाई तो कितना देंगे? E3। यानी वर्बल के प्रति रेस्पॉन्स है, आई रेस्पॉन्स है। क्लियर बच्चों? V3 कौन से? टीपीपी है, टाइम प्लेस और पर्सन के प्रति ओरिएंटेड है, तो कितना दोगे? 5 नंबर। V5 होता है। अगर V4 कब देंगे? अरे वर्बल पूछ रहा हूं। कंफ्यूज कन्वर्सेशन कितना? 4। 3 में कितना दोगे? 3 को क्या बोलते हैं ये बताओ? V3 में क्या बोलते हैं? इनप्रोप्रिएट वर्ड, इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड या नो साउंड? तो क्या मार रहे हो रे बेवकूफो? कहां से उठ के आए हो रे? है ये भी नहीं पता V3 कब बोलते हैं? कौन सा? एक तो होता वर्बल कमांड, मतलब टाइम, पर्सन और प्लेस के प्रति ओरिएंटेड है, तो कितना दोगे? आराम से बोल रहा तो V5 बोलोगे। V4 कब बोलते हैं? कंफ्यूज कन्वर्सेशन। V3 इनअप्रोप्रिएट वर्ड, और V2 इनअप्रोप्रिएट साउंड, और नो रेस्पॉन्स V1। V0 होता ही नहीं है, तो V3 हो गया। और नेक्स्ट क्या है? M4। M4 क्या होता है? M6 का मतलब फॉलो वर्बल कमांड। क्लियर है? आराम से हाथ पैर मार रहा है, उछल कूद मचा रहा है। क्लियर है? M5 कब दोगे? M4 बोल रहा हूं। M5 कब बोलते हैं ये बताइए? है वर्बल के साथ, और हाथ आसानी से किसको? कंधे को क्रॉस करेंगे। M4 कब बोलेंगे? वर्बल कमांड कर रहा है, लेकिन हाँ नॉर्मल फ्लेक्शन, लेकिन थाई से ऊपर हाथ नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के जो जीसीएस को रहा 3, 3 और 4 कितना हो रहा है? 10। 10 किस में आता है? देखिएगा टोटल जो जीसीएस है, पूरा क्वेश्चन को समझना मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसी से 4 तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे एम्स में। देखना पूरी किताबें एक तरफ और आईसीयू इमरजेंसी एक तरफ, यहां से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, वैसे सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 70, 80, 90 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि तुम्हें नहीं भी आएंगे ना, तुम तुक्के मारोगे तो भी सही हो जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो सिलेक्शन कराते हैं थोड़ा पढ़ने से। जीसीएस जो टोटल होता है बेटा कितना? 3 से 15 के बीच होता है। क्लियर बेटा? 3 अपन पैरामीटर देते हैं, आई ईवीएम मशीन, आई वर्बल और मोटर। क्लियर है? इसमें अपन ने क्या पढ़ा? 3 से 8 तक किस में आता है? अनकॉन्शियस में। किसमें? अनकॉन्शियस में। 9 से 12 सेमी कॉन्शियस, और 13 से 15 कॉन्शियस। यही पढ़ते हैं। बताओ 10 आ रहा तो ये कैसा है? सेमी कॉन्शियस। कैसा है? सेमी कॉन्शियस है। 9 से 12 किस में आ रहा है? सेमी कॉन्शियस में आ रहा ना, तो ये किस में चला गया? सेमी कॉन्शियस में चला गया पर्सन। अब देखिएगा यहां भले ही अनकॉन्शियस लिखा, लेकिन जीसीएस को भी देखना, जीसीएस को देखना है। जीसीएस के अकॉर्डिंग कितना है?
सेमी कॉन्शियस है, यानी थोड़ा बहुत कॉन्शियस है, थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस है। नेक्स्ट, विच एयरवे डिवाइस नर्स शुड यूज टू कीप एयरवे पेटेंट। क्वेश्चन को समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किस तरह की एयरवे डिवाइस नर्सिंग ऑफिसर यूज करेगा इस एयरवे को क्लीन करने के लिए, बताइए, एयरवे को पेटेंट रखने के लिए। क्वेश्चन मैंने पूरा समझा दिया, आप आंसर दे सकते हो। पेशेंट इंट्राक्रैनियल हेमरेज हुआ 3 दिन पहले, 3 दिन पहले की हिस्ट्री है, अनकॉन्शियस है, मतलब अभी जीसीएस कितना 10 का मतलब अनकॉन्शियस टाइप का, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस टाइप का। क्लियर है? अब बताओ कौन सी एयरवे डिवाइस यूज करेंगे एयरवे को पेटेंट रखने के लिए, बताइए, बताइए बच्चों। यहां पे देखिएगा बेटा, ये जो पहला एयरवे है इसे बोलते बेटा ओरोफेरिंजियल एयरवे। पहला जो एयरवे इमेज दी गई है, ये वाली इमेज नहीं दिख रही तो मैं समझा देता हूं, ये ओरोफेरिंजियल एयरवे की इमेज है, ओरोफेरिंजियल एयरवे। दूसरी जो ये है बेटा ईटी इंट्यूबेशन, ईटी ट्यूब है। तीसरा जो है ये जो इमेज दिख रही, दिस इज सुप्राग्लोटिक एयरवे। और यहां से बेटा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है एम्स में 2 बार, यहां से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला, ये जो एयरवे देख रहे हो ये ग्लोटिस पे फिट होता है, सुप्राग्लोटिक एयरवे। और तीसरा बेटा बताइए, ये जो एयरवे है ये दिस इज लेरिंजियल मास्क एयरवे। एलएमए का मतलब लेरिंजियल मास्क एयरवे। बताइए बेटा यहां पे कौन सा यूज करेंगे, बताइए बच्चों, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा दिमाग से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा राइट आंसर है ओरोफेरिंजियल एयरवे। कौन सा एयरवे? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहां पे पेशेंट कैसा है, अनकॉन्शियस लिखा, लेकिन जीसीएस को भी देखना, किसको देखना, और जीसीएस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पेशेंट क्या है, कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस टाइप की कंडीशन है, मतलब सांस ले सकता है, केवल एयरवे के सपोर्ट की जरूरत है, इंट्यूबेट करने की जरूरत है। और बताओ इन सब के अंदर तो अपन अंदर की तरफ इंसर्ट कर रहे हैं, तो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की जरूरत पड़ेगी अपने, और किसकी, लेरेंजोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इन सबको। लेकिन इतनी सीवियर कंडीशन नहीं है, कब करते हैं, जब सीवियर कंडीशन हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, या जीसीएस 8 से कम हो, 8 या 8 से कम हो, उस स्थिति में तो यहां पे मैनेज किससे हो जाएगा, ओरोफेरिंजियल एयरवे से मैनेज हो जाएगा। क्लियर है? और ओरोफेरिंजियल एयरवे में डिस्टेंस कैसे नापते हैं, माउथ कॉर्नर टू इनर लॉब, यहां तक नापते अपन। अरे कोई डाउट, दिस इज ओरोफेरिंजियल एयरवे, कोई डाउट है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आराम से आंसर दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ लो फिर आंसर दे दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बताइए, क्लियर दिखाई दे रहा है? जल्दी कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा यहां इमेज आपको क्लियर नहीं दिख रही, मैं इमेज में बता दूंगा, डोंट वरी। इमेज कौन कौन सी है, विच ऑफ फॉलोइंग इज लेरिंजोस्कोप असिस्टेड एयरवे डिवाइस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछ रहा बेटा, क्वेश्चन को समझना, दिस इज द एम्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन दी गई ट्यूब में से कौन सी ट्यूब को लेरिंजोस्कोप की मदद से डालने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी ईटी ट्यूब या अपन एयरवे डालते हैं तो लेरिंजोस्कोप की मदद लेते हैं एयरवे को ओपन करने के लिए। किस ट्यूब के अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी? ऑप्शन सुनिएगा, ये पहली जो है ये आईजेल है, ये कैसी है, ये लेरिंजोस्कोप मास्क की तरह बेटा, या मास्क आता है जाके डायरेक्ट ही ये ट्रेकिया, ट्रेकिया में जाके ये फिट हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है? दूसरा कौन सा है, एलएमए, लेरिंजियल मास्क एयरवे। क्लियर है? तीसरा है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, कौन सी ट्यूब, चौथी ट्यूब दी गई है ईटी ट्यूब, कौन सी ट्यूब, और पांचवा दिएगा बेटा कॉम्बी ट्यूब, कौन सी ट्यूब, कॉम्बी ट्यूब। इज इट क्लियर और नॉट? कॉम्बी ट्यूब कैसी ट्यूब होती है देखना, इस तरह की डबल माउथ ट्यूब होती है बेटा। क्लियर है? यहां पे एक क्या होता बेटा, अवरोधक होता है इसमें। क्लियर है? जिसको अपन बोल सकते हैं अपन सॉकेट टाइप की स्ट्रक्चर जो रोकने का काम करेगी। और नीचे यहां पे, नीचे की तरफ यहां पे बेनूल इन्फ्लेट होता है, और यहां पे बीच में क्या होते हैं, आई होती है, आई का मतलब छेद होते हैं, आई बोलते हैं ना छेद को, आई होती है यहां पे। अब देखना क्या होता है कॉम्बी ट्यूब। कॉम्बी ट्यूब बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी अपन डिवाइस जो यूज कर रहे हैं वो टंग फॉल होने से भी प्रिवेंट करती है, क्योंकि टंग बैकवर्ड फॉल हो गई तो एयरवे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लॉक। क्लियर है? कॉम्बी ट्यूब क्या है, कॉम्बी ट्यूब एक तरह से इमरजेंसी ईटी ट्यूब है। कैसी ट्यूब है, इमरजेंसी ईटी ट्यूब है। कौन,
कॉम्बी ट्यूब है वो एक तरह से इमरजेंसी ईटी ट्यूब की तरह काम करती है। एक क्वेश्चन बन सकता है, इमेज देख लेना आप, इसमें दो जगह मास्क खुल रहे हैं, एक तो यहां पे है और एक यहां पे है बेटा, क्लियर है, एरो ऑब्स्ट्रक्टर जो है, क्लियर बच्चों। कॉम्बी ट्यूब क्या होता है, एक तरह से इमरजेंसी क्या है, कॉम्बी ट्यूब क्या है, एक तरह से इमरजेंसी ईटी ट्यूब की तरह काम करती है। मान लो रोड साइड एक्सीडेंट हुआ और तुरंत पेशेंट को इंट्यूबेट करने की जरूरत है, हमेशा तुम क्या लेरिंजोस्कोप घूमोगे क्या साथ लेके, समझ रहे आप, तो उस स्थिति में कौन सी ट्यूब काम आती है, अरे कौन सी ट्यूब, कॉम्बी ट्यूब। ये कॉम्बी ट्यूब में दो आपके क्या होते हैं बेटा, ब्लोकर होते हैं, सर्किट होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये जो डिफ्लेक्टर होते हैं, ये जो इन्फ्लेट करते हैं वो दो जगह से होता है, एक ऊपर से और एक नीचे से। ये देखो दो आपको क्या दिया गया है, आपका पोर्ट दिए गए जिससे अपन इन्फ्लेट कर सकते हैं इनको। इसको क्या करते हैं इमरजेंसी में, जब आपके पास क्या नहीं है, अरे ईटी ट्यूब वाले में नहीं है, तो अपन जैसे अब ईटी ट्यूब नहीं है और ज्यादा ट्रेंड स्टाफ नहीं है, अगर मान लो गलती से ईटी ट्यूब, मान लो ईटी ट्यूब डाल रहे हो, एक तो लेरिंजोस्कोप चाहिए, और ईटी ट्यूब डालते समय कई बार लेरिंजियल नर्व डैमेज हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, कई पेशेंट को मैंने डेथ होते हुए देखा है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, एक नई ऐसी ट्यूब आई है जिसमें कहीं पे भी डाल दो आप ट्यूब को, चाहे ट्रेकिया में डल जाए, चाहे किसमें, इसोफेगस में डल जाए, चाहे ये ट्यूब किसमें जाए, ट्रेकिया में चाहे इसोफेगस में, लेकिन दोनों स्थिति में लंग्स में क्या पहुंचेगी, ऑक्सीजन। ईटी ट्यूब डालोगे, अगर ईटी ट्यूब ट्रेकिया में चले गई तो तब तो ऑक्सीजन मिलती रहेगी, लेकिन गलती से इसोफेगस में चले गई तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लेकिन ये ट्यूब चाहे ट्रेकिया में डल जाए इमरजेंसी में, या किसमें, इसोफेगस में डल जाए, दोनों स्थिति में कुल मिला के लंग्स को क्या मिलेगा, वेंटिलेशन मिलता रहेगा। देखिएगा इसका क्या है, इसमें अपन ना इसमें किसकी लेरिंजोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, कॉम्बी ट्यूब में तुरंत ट्यूब डालेंगे। ये ट्यूब अगर गलती से कहां चले गई, ट्रेकिया में, कहां चले गई तो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेकिया में गई तो ऑक्सीजन मिलती रहेगी, लेकिन गलती से कहां चले गई, इसोफेगस में चले गई। ये आपका इसोफेगस बेटा, क्लियर है, और ये ट्रेकिया और ये इसोफेगस, ये ट्रेकिया और इसोफेगस, ये गलती से यहां चलेगी तो ये इस तरह से होगी बेटा, क्लियर है, ये ट्रेकिया आपके इसोफेगस में चले गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों बलून को इन्फ्लेट करेंगे अपन, तो नीचे वाला बलून तो यहां फूलेगा, तो ये नीचे से ये ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो इसोफेगस में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, क्लियर है, और दूसरे वाले को फुलाएंगे तो वो यहां से फूलेगा। तो बताओ कुल मिला के ये है ट्यूब भले इसोफेगस में, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन तो आपका लेरिंजोस्कोप और इसोफेगस के अपर पार्ट में हो गया, और यहां पे अब ऑक्सीजन दोगे इसमें तो छेद कहां पे, यहां पे छेद बीच में है ना, अरे दोनों कफ के बीच में है। अब आप ऑक्सीजन दोगे तो यहां से ऑक्सीजन निकलेगी और डायरेक्ट कहां चले जाएगी, ट्रेकिया। नहीं समझे, इन्फ्लेट जो करेंगे एक नीचे की तरफ इसोफेगस में इन्फ्लेट होगा और एक ऊपर की तरफ इन्फ्लेट होगा, और फिर अपन इसमें से ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन इन आई से होते हुए कहां चले जाएगी, ट्रेकिया में। तो दोनों सिचुएशन में ऑक्सीजन कहां जानी है, इसमें ट्रेकिया में जानी। तो ये एक तरह से इमरजेंसी एयरवे हुआ कि नहीं हुआ। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, कॉम्बी ट्यूब। अरे क्या बोलते हैं, कॉम्बी ट्यूब। ऐसे क्लियर और नॉट बेटा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा एम्स दिल्ली में, लगभग 80 से 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किताबों से नहीं आते। एनक्लेक्स गोट रहे हो, स्लाइड पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, प्रैक्टिकल पढ़ लेना, फायदे में रहोगे। इज इट क्लियर और नॉट। अरे कोई डाउट है, कौन सा, अबे कमबख्त नीचे रहेगी, ये अंदर तक जाएगी ना, तो यहां तक गई तो ये ट्रे क्या गया, यहाँ नीचे से ब्लॉक हो गया, ऊपर से ब्लॉक हो गया। अब ऑक्सीजन कहां जा रही है, ऑक्सीजन ट्यूब से जा रही है, ट्यूब से एपिग्लोटिस में, तो कहां चले जाएगी, एपिग्लोटिस कहां ब्लॉक हो रहा है, एपिग्लोटिस के ऊपर है ना बैलून। तो क्लियर है। अरे यहां तक को डाउट, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्बी ट्यूब या इमरजेंसी ईटी ट्यूब भी बोलते हैं। बिना लेरिंजोस्कोप के इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी जाए ऑक्सीजन का पूछेगी, लंग्स की तरफ जाएगी। क्लियर बच्चों, को डाउट है। अब ये कह रहा बच्चों कौन सा लेरिंजोस्कोप असिस्टेड डिवाइस नहीं है, एक्सेप्ट पूछ रहा, बताइए। क्लियर बच्चों, बताओ बताओ, जल्दी कमेंट कर दो। क्लियर बच्चों, बताइए कौन सा नहीं है, ऑल असिस्टेड एयरवे, लेरिंजोस्कोप असिस्टेड एयरवे डिवाइस एक्सेप्ट, बताइए बच्चों कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है बताओ। ए बी सी ई, ये चारों नहीं है बेटा, चारों, हाँ एयरवे डिवाइस, सॉरी एक्सेप्ट पूछ रहा ना, तो ये चारों नहीं है। कौन सी है, केवल ईटी ट्यूब। क्लियर बच्चों, कौन सी है, ईटी ट्यूब। कोई डाउट है, अरे आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट लग रहा है क्या तुम्हें, मुझे लग रहा है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सही है। एक्सेप्ट पूछ रहा है तो यही तो है, तो इसको शामिल नहीं करेंगे, फिर ए बी सी और ई, ये चारों आएगा। एक्सेप्ट तो ये चारों लेरिंजोस्कोप असिस्टेड डिवाइस
नहीं है। कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा। कोई डाउट है? ऑनलाइन वाले भी अपना कमेंट कर दे भाई। ऑनलाइन वालों को क्या लग रहा है? ओके, राइट आंसर इज ABCE। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और पहली बार आपके लिए ऐसा नहीं कि झलक बेटा ये वीडियो है और इसको देख लेना। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। वीडियो प्ले कर रहा हूं, आराम से वीडियो देख लीजिएगा। पहले प्रोसीजर को 2-3 बार देखिएगा हो क्या रहा है, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि क्या मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं और क्या क्या क्वेश्चन बनाने वाला हूं यहां से। आराम से वीडियो देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा नहीं कि झलक सबसे अलग। थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, इसमें देखो 2 मिनट अपन एक बार पीछे उसको रिव्यू करेंगे, क्वेश्चन को, क्वेश्चन के पूरे को रिव्यू करेंगे। कोई बात नहीं, गलत नहीं पढ़ेंगे। देखिएगा बेटा, ये सब बेटा ईटी ट्यूब से डालते हैं, ये सब डालते हैं, ईटी ट्यूब से डालते हैं। लेंसोस्कोप की जरूरत पड़ती है इसमें, समझ रहे हैं आप? क्लियर है? ये पूरा ऑप्शन गलत है इसमें, क्लियर है? ऑप्शन ही गलत है। अब इसका आंसर तो अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं निकल रहा है। देखो, इसको भी लेंसोस्कोप से डालना पड़ता है, डालना पड़ता है नहीं पड़ता है? डालना पड़ता है। लेंसोस्कोप असिस्टेड डिवाइस है ये सब, बिल्कुल डालते हैं। आईजेल हुआ, LME हुआ, हमारे पास में क्या नहीं डालते हैं? ईटी ट्यूब को नहीं डालते। एक तो किसको नहीं डालते? ईटी ट्यूब को नहीं डालते। कैचिंग माय पॉइंट? इसको डालते हैं और इसको नहीं डालते। इसमें ऑप्शन गलत दे रखे, क्लियर है? राइट आंसर जाएगा सी और ई। यहां पे ऑप्शन में, यहां पे जो ऑप्शन है बेटा इसको सही कर लेना, सी और ई। तो राइट आंसर जाएगा बेटा ई, जाएगा आपका सी और ई। क्लियर बेटा? क्योंकि इसको भी आईजेल हो गया, LMA हो गया, ईटी ट्यूब हो गया, इन सबको बेटा लेरिंजोस्कोप की जरूरत पड़ती है। कैट माय पॉइंट? अरे इन सबको क्या लेरिंजोस्कोप की जरूरत पड़ती है। क्लियर बच्चों? अगर यह पूछता कि नोट डाल देता क्वेश्चन में, क्या डालता कि विच ऑफ फॉलोइंग इज लेरिंजोस्कोप विच इज नॉट लेरिंजोस्कोप असिस्टेड एयरवे डिवाइस एक्सेप्ट, तब क्या आंसर जाता इसका? ईटी जाता, तब वो क्वेश्चन चेंज होता। लेकिन यह क्वेश्चन में बेटा ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ सी और ई इज द राइट आंसर। इसको रिव्यू कर लेना थोड़ा बेटा, क्लियर है? गलत नहीं पढ़ना है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा बेटा। मैं थोड़ा जूम करके वीडियो दिखा देता हूं, फिर मैं इसको डी जूम कर दूंगा। आप वीडियो देख लो पहले, फिर क्वेश्चन पढ़ लेंगे अपन। देखिएगा आराम से, 2 बार वीडियो देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिएगा, ये कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? इसी ई और सी अभी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। समझ में आ रहा है? पूरा वीडियो देखिएगा बेटा, फिर अपन डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे अपन। यहां पूरा वीडियो देख लो आप, और दिमाग से वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। अरे 1000 लोग देख रहे हैं, लाइक 600 ने किया, क्या हो रहा है बेटा? वीडियो देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेसर समझिएगा क्या हो रहा है प्रोसेसर में। ईट्यूब इंसर्शन की एक प्रोसेस हो रही है बेटा, पूरा देखिएगा किस तरह से टाइप होता है। 2 बार देख लो आप। हो गया? चलेगा बच्चों, ये तो हो गया आपका वीडियो बेटा। अब समझना इसको, क्वेश्चन को मैं डीजूम कर देता हूं आपके लिए थोड़ा, ये लीजिएगा बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेक गिवन प्रोसेसर इजियर। बताओ, ये जो प्रोसेसर दिया गया है, क्लियर बेटा, इस प्रोसेसर में बेटा क्या किया गया है? इस प्रोसेसर को इजी रखने के लिए क्या क्या नर्स की तरफ से कार्रवाई की गई है यहाँ पे? देखो, सबसे पहले पोजीशन पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? यहाँ पोजीशन कौन सी दी गई है? स्नाइपिंग पोजीशन। ईटी ट्यूब डाल रहे हैं, या इसको रोज पोजीशन भी बोल सकते हैं। कौन सी पोजीशन? रोज पोजीशन। तो एक तो क्वेश्चन ये आता है, ईटी ट्यूब डाल रहे तो कौन सी पोजीशन दोगे? रोज पोजीशन। कौन सी पोजीशन? रोज पोजीशन। दूसरा, साथ में क्या कर रहे हैं? क्रिकॉर्ड प्रेशर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? और ये जो है बेटा, ये क्या है बताऊं? ये क्या है?
एपिग्लोटिस है बेटा। अरे एपिग्लोटिस ओपन हो रहा है ना वोकल कॉर्ड का। क्लियर बच्चों, गेट माय पॉइंट। तो यहां से कई बार ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। यहां पे ये क्या है, ईटी ट्यूब इंसर्ट कार्य की जा रही है स्ट्राइल टेक्निक से बेटा। क्लियर है, बताइए ईटी ट्यूब जो डाली जा रही है आपका यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो ईटी ट्यूब डाल रहे हैं नॉर्मली अडल्ट में कितने पे फिक्स करते हैं बताओ, कितना सेंटीमीटर अंदर तक इंसर्ट करते हैं? लगभग लगभग 22 से 23 सेंटीमीटर तक। कितना इंसर्ट करना है इसको, 22 से 23 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आ चुके हैं सारे के सारे। क्लियर है, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ईटी ट्यूब डालने के बाद क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्फ्लेट किया। क्या किया, इन्फ्लेट किया। किससे, एयर से। किससे, एयर से। प्रेशर कितना रखना वहां पे, आपका जो बलून का जो प्रेशर है, इन्फ्लेट बलून का प्रेशर कितना रखना है, कोशिश बताइए कितना अंदाजन, लगभग लगभग 20 से 25 mm पे एच, सॉरी सेंटीमीटर ऑफ एच2, सेंटीमीटर ऑफ एच2 प्रेशर रखना। हाइग्रोमेनोमीटर से अपन इसको मेजर करते हैं। गेट माय पॉइंट, आ रही बात में। नेक्स्ट देखिएगा, तो इस प्रोसेसर में विच ऑफ फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेक गिवन प्रोसेसर इजियर। ये जो प्रोसेसर हुआ उसके अंदर एक तो पर्सन को स्नाइपिंग पोजीशन देनी है और का प्रोसेसर लगाना है क्रिकॉर्ड पे। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, ए इज द राइट आंसर। इसमें 2-3 चीजें और आपको देखने को मिली, वो थोड़ा सा ध्यान रखना आप। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा पोजीशन से रिलेटेड वगैरह। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा ऑप्शन दिया लेमन असेसमेंट। लेमन असेसमेंट क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय लेमन असेसमेंट। बर्फ, क्लियर है, बैकवर्ड अपवर्ड राइट प्रेशर। क्लियर है, बर्फ जो है बेटा बैकवर्ड अपवर्ड राइट प्रेशर। गेट माय पॉइंट, ये जो बर्फ है ये तो कब करते हैं, जब ईटी ट्यूब नहीं जा रही है तब अपन बात करते हैं, यहां तो कुछ होगा नहीं। यहां पे राइट आंसर तो ए है। अब मेरी बताओ एक दूसरा ऑप्शन दिया लेमन असेसमेंट क्या होता है बताइए, व्हाट यू मीन बाय लेमन असेसमेंट बताइए। तो चलेगा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पूरा डिटेल में बेटा। ये रहा आपका लेमन असेसमेंट और इसके बारे में पूरी जानकारी आप रही। लेमन असेसमेंट क्या होता है बेटा, देखिएगा लेमन एक फुल फॉर्म है बेटा। लेमन क्या एक फुल फॉर्म है, एल फॉर लुक एक्सटर्नली। पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं ना अपन, ये इंट्यूबेट से पहले अपन असेसमेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लियर है, प्री असेसमेंट बिफोर इंट्यूबेशन। किसी मरीज को आप इंट्यूबेट कर रहे हो तो उससे पहले मरीज को क्या करना है, पूरी तरह से असिस करना है कि इंट्यूबेशन के लिए रेडी है कि नहीं है। इस असेसमेंट सिस्टम को क्या बोलते हैं, लेमन असेसमेंट बेटा। अरे कौन सा बोलते हैं इसको, लेमन असेसमेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, अरे बोलिए बच्चों क्या बोलते हैं इसको, लेमन असेसमेंट बोलते हैं। अब देखिएगा क्लियर है, इसमें लेमन में एल फॉर सबसे पहले लुक एक्सटर्नली, सबसे पहले बाहर से पर्सन की आपको माउथ की और ओरल जो एयरवे है उसकी कंडीशन देखनी। कई बार क्या होता है फ्रैक्चर होता है और फ्रैक्चर इतना खतरनाक होता है कि आप एयरवे नहीं लगा सकते हो, एक्सीडेंट वगैरह के केस है। तो सबसे पहले एल फोर क्या करना आपको, लुक एक्सटर्नली, देखना कि इंट्यूबेशन होने लायक नहीं है, या किसी को ट्राइसमस हो रहा है, जाल होकर आ सीजर आ रहे, उस स्थिति में इंट्यूबेट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले एल फोर लुक एक्सटर्नली, बाहर से अच्छे से आपको असिस्ट करना है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, यस बेटा पढ़ते रहिएगा, अभी भी बहुत पर्याप्त समय है, अपने आप पे यकीन रखिएगा, आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं। बिकॉज जितना समय आपको पढ़ने को मिल रहा है ना, उतना जो लगेगा ना उसको भी इतना ही समय मिल रहा है। सभी को 1 महीने का समय मिला, तो मेहनत करते रहेगा, अपनी अपनी क्षमताओं पे यकीन रखिएगा, डेफिनेटली आपके सपने पूरे होंगे बेटा। नेक्स्ट दूसरा, ई फॉर इवेल्युएट द रूल 333। यहां पे कौन सा रूल असिस्ट करेंगे, 333 इवेल्युएट करना। 3 का मतलब देखिएगा, आपके जो दोनों दांत है ना उनके बीच में, ईटी ट्यूब कब डलेगी, जब माउथ प्रॉपर ओपन होगा, तो दोनों दांतों के बीच में कितनी, 3 फिंगर की डिस्टेंस होनी चाहिए। अरे कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 3 फिंगर की डिस्टेंस होनी चाहिए। क्लियर बेटा, इंसर्शन टी शुड बी एटलीस्ट 3 फिंगर ब्रेथ। क्लियर है, तभी तो ट्यूब डाल पाओगे। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन हायोड बोन टू चिन शुड बी 3 फिंगर ब्रेथ। क्लियर है, ये चिन है और यहां पे टंग के पीछे हायोड बीन है, तो यहां पे कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, कम से कम 3 सेंटीमीटर, तभी तो माउथ ओपन होगा, तभी तो माउथ क्या होगा, ओपन होगा। और तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन थायराइड नोच एंड फ्लोर ऑफ द माउथ शुड बी एटलीस्ट 2 फिंगर ब्रेथ। क्लियर बेटा, थायराइड नोच और माउथ, ये थायराइड की नोच है और ये माउथ के बीच में ये जो दूरी है कितनी होनी चाहिए, कम से कम
अरे कितनी होनी चाहिए, 2 फिंगर की ब्रीथ होनी चाहिए, तभी तो ओपन करेगा तो यहां से टकराव नहीं होगा। तो ये इसको रूल क्या बोल रहे हैं, 3-3-2 रूल, तभी आप इंटीमेट कर पाओगे प्रॉपर माउथ ओपनिंग के लिए। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, उसके बाद क्या आएगा, LEM, एम फॉर मालपत्ती क्लासिफिकेशन बेटा। अरे कौन सा क्लासिफिकेशन, मालपत्ती क्लासिफिकेशन। देखिएगा बेटा, मालपत्ती असेसमेंट क्या होता है, मालपत्ती असेसमेंट इसको देखिएगा। मालपत्ती, श्री मालन मालपत्ती एक डॉक्टर थी, उन्होंने बेटा इंट्यूबेशन को, इंट्यूबेशन होगा कि नहीं होगा, क्या चीज, ये एक इंट्यूबेशन असेसमेंट स्कोर है, इंट्यूबेशन असेसमेंट स्कोर है, कौन सा, अरे कौन सा बेटा, मालपत्ती क्लासिफिकेशन। क्लियर? किसी मरीज को एनेस्थीसिया देने के बाद इंट्यूबेशन के लिए रेडी है कि नहीं है, उसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, एक क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसका नाम है मालमपत्ती क्लासिफिकेशन। कौन सा, मालमपत्ती। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया, मान लो क्या दिया, एनेस्थीसिया देने के बाद कई बार एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा हाई डोज में चला जाता है, और एनेस्थीसिया हाई डोज में चला गया तो एपिग्लोटिस और टंग वगैरह क्या होगी, पैरालाइज, और टंग फॉल हो जाएगी, टंग पीछे की तरफ फॉल हो जाएगी, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ट्यूब डालना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो एनेस्थीसिया देने से लेके पेशेंट पैरालिसिस होने के बीच में जो थोड़ा समय होगा, धीरे धीरे मसल्स पैरालाइज होगी, उस दौरान आपको तुरंत मरीज को क्या करना है, इंट्यूबेट करना है। तो इंट्यूबेट करते समय अपने को सबसे पहले आपको माउथ की स्थिति देखनी है। अगर उसका सॉफ्ट पैलेट, ऊला, फोसस और आपके पिलर्स विजिबल है, इसका मतलब ये फर्स्ट है, और सॉफ्ट पैलेट, ऊला और फीसेस विजिबल है तो सेकंड स्टेज है। यानी माउथ इतना प्रॉपर खुल रहा है कि ऊला आपको क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है, इसका मतलब उस समय तक आप आसानी से एटी ट्यूब क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आप क्या कर सकते हो, ट्यूब इंसर्ट कर सकते हो। थर्ड और फोर्थ में देखिएगा इतना ज्यादा पैरालिसिस हो गया कि आपका ग्लोटिस वगैरह और ऊला वगैरह आपको विजिबल नहीं हो रहा है, तो इस समय आपका बेटा ईटी इंट्यूबेशन क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो थर्ड और फोर्थ के अंदर इंट्यूबेशन पॉसिबल नहीं है, हाई रिस्क बोलते हैं इसको बेटा। क्लियर है? तो इस स्थिति में इस क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, मालमपत्ती क्लासिफिकेशन। कौन सा बेटा, मालमपत्ती क्लासिफिकेशन। क्लियर बच्चों? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, उसके बाद जल्दी से लाए आओ बच्चों, दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपका। क्लियर बेटा? नेक्स्ट एक होता है सेम इसी के लिए, कॉर्मेक लिहाने असेसमेंट सिस्टम। इसमें भी बेटा लेरिंजोस्कोप की मदद से, किसकी मदद से, लेरिंजोस्कोप की मदद से अपन असिस करते हैं। इसमें भी 4 स्कोर मिलता है कि पर्सन को आप इंट्यूबेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। या तो मालपत्ती क्लासिफिकेशन देख सकते हो, क्लियर है, इससे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट इंट्यूबेशन के लिए रेडी है कि नहीं। इंट्यूबेशन स्कोर है एक तरह से, एक क्वेश्चन बनेगा आगे जाके, ये एम्स में आ चुका बेटा, ये एम्स 2020 में आ चुका है मालमपत्ती, और 2017 में 2 बार पूछा गया। मालमपत्ती स्कोर किससे रिलेटेड है, तो इंट्यूबेशन स्कोर है कि मरीज इंट्यूबेशन के लिए रेडी है कि नहीं है। ये इमरजेंसी क्रिटिकल केयर आईसीयू में यूज लिया जाता है। कट बाय पॉइंट। इसके अलावा कार्मेक लियाने असेसमेंट सिस्टम भी होता है, ये भी लेरिंजोस्कोप असिस्टेड आपका इंट्यूबेशन सिस्टम है। क्लियर? यहाँ पे भी 4 स्कोर मिलता है, फर्स्ट और सेकंड में पॉसिबल है इंट्यूबेशन, बाद में पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर क्लियर और नॉट? नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें अपन यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक और होता बेटा सारी। क्लियर है? सारी सिंप्लीफाइड एयरवे रिस्क इंडेक्स, सिंप्लीफाइड एयरवे रिस्क इंडेक्स, सारी बोलते हैं इसको बेटा। अरे क्या बोलते हैं, सारी के अंदर टोटल 12 स्कोर होता है बेटा। क्लियर है? जिसमें अपन अलग अलग स्कोर देख रहे हैं, टोटल 12 स्कोर मिलते हैं सारी में। ये भी एक तरह से इंट्यूबेशन स्कोर है, इससे अपन पता लगा सकते हैं कि पेशेंट इंट्यूबेशन के लिए रेडी है कि नहीं है। क्लियर है बच्चों? दिस इज नोन एज सारी। क्या कहलाता है ये, सारी कहलाता है। इज इट क्लियर और नॉट? अरे कोई डाउट है तो देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं, लेमन स्कोर पढ़ रहे हैं। L for look externally, E for evaluate the rule of 3-3-2, M for मालपत्ती क्लासिफिकेशन, O for obstruction like a trauma, tumor, tonsillar abscess। अगर आप पेशेंट को इंट्यूबेशन के लिए देख रहे हो तो ऑब्स्ट्रक्शन देखना है कि ट्रोमा तो नहीं हो गया है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, टोंसिल्स एनलार्ज तो नहीं हो रहा, उसकी वजह से इंट्यूबेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। और लास्ट 4 वेरी 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 इंपोर्टेंट, लास्ट क्या देखेंगे, N4 बेटा। अरे N4 क्या देखेंगे, N4 देखेंगे बच्चों, वेरी 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 इंपोर्टेंट। N4 अपन देखेंगे बेटा नेक मोबिलिटी। क्लियर है? इट इज असिस्ट इजिली बाय आस्किंग द पेशेंट टू प्लेस हिज चिन ऑन हिज चेस्ट
देन एक्सटेंडिंग द नेक, क्या करेंगे इसमें, सिंपली पर्सन के सिर को कहां लगाएंगे, उसके चेस्ट पे, और रोटेट करा के देख सकते हैं कि नेक मूव करेंगे नहीं करी। अगर नेक रिजिड है, नेक रिजिड है तो आप पोजीशन दे पाओगे क्या? अरे कौन सी पोजीशन यूज करते हैं यहाँ पे, रोज पोजीशन या स्नाइपर, स्नाइपिंग पोजीशन। तो अगर नेक रिजिड है तो मान लो उस स्थिति में आप पोजीशन दे पाओगे क्या? पोजीशन नहीं दोगे तो आपका इंट्यूबेशन करना मुश्किल होगा। तो ये जो अपन असेसमेंट करते हैं इसे क्या बोलते हैं बच्चों? लेमन असेसमेंट। अरे कौन सा असेसमेंट बोलते हैं सबको मिला के? कौन सा असेसमेंट? लेमन असेसमेंट। बात समझ में आई? और ये जो लेमन असेसमेंट है वो कब किया जाता है? पेशेंट को इंट्यूबेट करने से पहले। क्लियर बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करो, वरना आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। क्लियर बेटा? अरे नचल मोबिलिटी देखते हैं, एन फॉर नचल मोबिलिटी देखते हैं कि गर्दन मूव कर रही है कि नहीं कर रही। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, क्लोज इनलाइन सेक्शन लगा हुआ आपका मरीज के, देखना आप, देखना आप एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको क्वेश्चन नहीं है, मैं आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं क्वेश्चन बना के पढ़ाऊंगा इसमें आपको। ये पूछ रहा है कि टू मेंटेन पीप सक्शनिंग शुड बी विदाउट डिस्कनेक्टिंग द वेंटिलेटर फ्रॉम द पेशेंट। बताइए इसमें देखिएगा बेटा, ये पहले आप देखो इसको पूरा, ये जो प्रोसेसर है उसको देखो और फिर आंसर देना आप मुझे। पहले प्रोसेसर देखो और फिर आंसर देना बेटा। पहले आप प्रोसेसर देख लो फिर आंसर देना। जैक स्पैरो, अच्छा कप्तान जैक स्पैरो यहां आया है। गुड मॉर्निंग बेटा। वापस देख लीजिएगा। बताइए बच्चों, देखिएगा, टू मेंटेन पीप सक्शनिंग शुड बी डन विदाउट डिस्कनेक्टिंग द वेंटिलेटर फ्रॉम द पेशेंट। ये जो सक्शन किया गया कौन सा सक्शन है पहले तो ये बताओ बेटा। ये जो है बेटा दिस इज द क्लोज सक्शन। ये कैसा सक्शन है? क्लोज सक्शन है बेटा। और ये मैक्सिमम अपन कितने दिन तक रख सकते हैं? 72 आवर्स तक। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, क्लोज सक्शन को हर 72 आवर्स में, मैकेनिकल वेंटिलेटर पेशेंट में अपन 72 आवर्स में चेंज करना है। क्लियर बच्चों? अगर विजिबिलिटी डर्टी है तो 24 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने? 72 आवर्स तक। कोई डाउट? सॉरी क्लोज वेंटिलेटर में 24 घंटे में बेटा, हर सुबह लगाते हैं इसको 24 आवर्स में, 24 टू 72 आवर्स तक, डिपेंड अपॉन इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल। एम्स दिल्ली में 24 घंटे से करते हैं इसको प्रैक्टिकली। क्लियर बच्चों? ये जो क्लोज सक्शन है ये देखिएगा, इसमें पर्सन को पहले सक्शन करते हैं और फिर किससे? ट्यूब को अपन किससे? एनएस से क्या करते हैं? सक करते हैं, क्लीन करते हैं। इसमें एक चैम्बर होता है बेटा। अब ये जो सक्शन क्यों किया जाता है? पीप को रोकने के लिए, पीप को मेंटेन रखने के लिए। तो पीप क्या होती है? मेरा क्वेश्चन बताने का, पीप क्या होती है? व्हाट इज पीप? बताइए। वीडियो आपने देख लिया, मैं इसको डीजूम कर देता हूं, ये इधर पटक दिया अपन ने। अब अपन पीप के बारे में जान लेते हैं, पीप क्या है, पीप क्या होती है बताइए। व्हाट इज पीप? पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर क्या कहलाती है? पीप कहलाती है। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर क्या कहलाती है बेटा? पीप कहलाती है। क्लियर है? अब तुम कहोगे कि ये होता, पर होता क्या है? जब पेशेंट इंस्पायरेट करता तो लंग्स में जब एक्सपायरेशन के बाद एलुलाई में जो प्रेशर बचता है उसे क्या बोलते हैं? पीप बोलते हैं। ये तुम्हारा लवली लंग्स है, देखना आप, कैट माय पॉइंट। ये आपके एलुलाई है। जब पर्सन अपनी सांस छोड़ देगा पूरी तरह से, तो जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर बचा रहेगा, प्रेशर होना जरूरी है। अगर लंग्स में थोड़ी हवा या प्रेशर नहीं बची तो एलुलाई क्या हो जाएंगे? कोलैप्स। तो ये एक तरह का जो प्रेशर है वो टू प्रिवेंट लंग कोलैप्स। किसके लिए होता है? और ये बताओ, ये जो प्रेशर होता है ये किसके बाद होता है?
एक्सपायरेशन के बाद, नॉट इंस्पिरेशन के बाद। किसके बाद? सांस, पर्सन ने सांस ली, ऑक्सीजन ली, लंग्स क्या हो गए? इन्फ्लेट, एलुलाई इन्फ्लेट हो गए, प्रेशर बढ़ गया, सांस छोड़ी, सांस छोड़ी तो एलुलाई से ऑक्सीजन क्या आ गई बाहर, तो एलुलाई क्या होंगे? प्रेशर कम होगा। एक्सपायरेशन के समय जो प्रेशर होता है वो उतना प्रेशर होना जरूरी है। अगर वो प्रेशर रिड्यूस हो गया तो एलुलाई क्या हो जाएंगे? कोलैप्स। कोलैप्स हो जाएंगे तो डेड स्पेस बन जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में। तो एलुलाई को प्रिवेंट को या लंग्स को कोलैप्स होने से बचाने के लिए, एटेलेक्टेक्सिस को, किसको रोकने के लिए? एटेलेक्टेक्सिस को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? अपन पीप मेंटेन रखना जरूरी है। कितना? अब पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है तो आपको जो पीप रखनी है वो कितनी रखनी है? नॉर्मल पीप, अरे 10 कहां से आ गई? 5 सेंटीमीटर ऑफ S2। नॉर्मल जो पीप रखते हैं वो कितनी रखते हैं? 5 सेंटीमीटर ऑफ S2। पहला क्वेश्चन तो ये, ताकि पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर मेंटेन रहे, पेशेंट के लंग्स कोलैप्स ना हो। अजर क्लियर हो ना बेटा? अरे कोई डाउट है बच्चों? आगे बढ़े। अब ये तो हो गई नॉर्मल बात, ये पीप मेंटेन रहेगी तो एलुलाई आराम से जब एक्सपायरेशन करेगा उस समय एलुलाई क्या नहीं होंगे? कोलैप्स नहीं होंगे। अब देखिएगा बेटा, ये तो हो गई पीप की बात, क्लियर बच्चों? अब हाई पीप कब रखते हैं बताइए? हाई पीप है तब किसी को पल्मनरी ओडिमा है बेटा तो, अरे क्या है? पल्मनरी ओडिमा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, सीवियर हाइपोक्सिया हो रखा मरीज को। अरे क्या हो रखा है? हाइपोक्सिया हो रखा पेशेंट को, क्लियर है? ऐसी कंडीशन में अपन क्या रखेंगे? वेंटिलेटर में हाई पीप मेंटेन करेंगे। हाई पीप की वजह से क्या होगा? आपके एलुलाई टू प्रिवेंट एटेलेक्सिस। वरना क्या होगा देखना, अगर तुमने पीप हाई नहीं रखी तो फ्लूइड भरा हुआ है, जब एक्सपायरेशन करोगे तो एलुलाई में प्रेशर पैसे कम, फिर फ्लूइड इनको दबाएगा तो एलुलाई क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे। तो जो हाई पीप रखते हैं उसका किस किस कंडीशन में? तो पल्मनरी ओडिमा में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, सीवियर हाइपोक्सिया के मरीजों में। इसका मकसद क्या? टू प्रिवेंट एलुलार कोलैप्स या एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस का मतलब कोलैप्स होगा एलुलाई। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक तो हाई पीप का मेंटेन करते हैं जब पेशेंट को क्या रखना है आपका? ये पल्मनरी ओडिमा हो, एआरडीएस हो, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज हो, क्लियर बच्चों? हाइपोक्सिया वगैरह हो। अरे को डाउट? अब बताओ हाई पीप जब रख रहे हो आप तो इसका साइड इफेक्ट क्या? बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है, मजा आ जाएगा आप बता दोगे। अरे बताओ भाई ऑनलाइन वालों, अरे बताइए बच्चों। यस, पहला जवाब सही है, सुरेश चौधरी पटेल, थैंक यू बेटा। अरे कमबख्त, तो हाई पीप रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? तुम्हारा हार्ट क्या है? यहाँ पे मीडियम में सिचुएटेड एक ऑर्गन है। अब देखना आप हाई पीप रखोगे तो एलुलाई का प्रेशर क्या रहेगा? बढ़ेगा, तो लंग इन्फ्लेट होंगे। इन्फ्लेट होंगे तो किसको दबाएंगे? हार्ट को। हार्ट अगर कंप्रेस होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा? कम, और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हाइपोटेंशन होगा कि नहीं होगा? तो हाई पीप रखने का नुकसान क्या है? हाइपोटेंशन हो सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका बेटा, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, ये क्वेश्चन आ चुका। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एम्स में, वो आपको यहां तक नहीं लपेटेगा, वो लपेटेगा और आगे तक। अरे कोई डाउट है बच्चों? चले आगे, अरे आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिएगा पीप जो है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा दूसरा होता है लो पीप। लो पीप, लो पीप का मतलब पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी जो प्रेशर आपको लो रखना बेटा। कब रखना है? जल्दी कमेंट करो। हैं? गलत जवाब। सीओपीडी में तो हाई पीप रखते हैं। चेस्ट इंजरी होता बेटा, एक तो चेस्ट इंजरी वाली सिचुएशन में लो पीप रखते हैं, या आपका बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट लंग्स प्रॉब्लम विदाउट एआरडीएस। एआरडीएस नहीं हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं हो, सीवियर प्रॉब्लम नहीं हो तब, या फिर चेस्ट इंजरी के केस में क्या रखते हैं? लो पीप रखते हैं बेटा। अरे कौन सी पीप रखते हैं? लो पीप रखते हैं बेटा। क्लियर बताओ? अब बताओ चेस्ट इंजरी है किसी को बेटा, ये तो पीप हो गई, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर अपन पीप मेंटेन कर दें। अगर चेस्ट इंजरी है किसी को, क्या है? चेस्ट इंजरी है तो वेंटिलेटर को किस मोड पे चलाओगे आप? गलत जवाब। चेस्ट इंजरी है तो वेंटिलेटर का मोड बताओ बेटा जल्दी से। जल्दी से बताओ बच्चों।
बताओ बच्चों, अगर चेस्ट इंजरी है तो वेंटिलेटर को अपन रखेंगे बेटा वीसीएम मोड पे, वॉल्यूम कंट्रोल मोड। अगर ज्यादा ऑक्सीजन चलेगी तो चेस्ट इंजरी और बढ़ेगी ना, वॉल्यूम कंट्रोल मोड। और बताओ चेस्ट इंजरी का अर्ली साइन सिम्टम क्या आता है? अरे पेन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। एक तो मेन जो साइन सिम्टम होगा क्लासिकल, तो पेन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, क्लियर है। और आपको क्या देखने को मिलेगा? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। कौन सा रेस्पिरेशन? पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या होता है? क्लियर बच्चों? आरी बात में गलत जवाब, वो तो सीसा पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन है। एब्डोमिनल और थोरेसिस कैविटी उल्टा चलना, वो तो सीसा। यहां क्या होगा, जब आदमी अपन नॉर्मली इंस्पायरेट करते हैं तो देखो होगा लंग्स बाहर आ जाते हैं, और एक्सपायरेट करते हैं तो लंग्स क्या होंगे? इंड्रो। इंस्पायरेशन से आउटड्रो ऑफ लंग और एक्सपायरेशन से इंड्रो ऑफ लंग। यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे उल्टा होगा। लंग्स इंजरी होगी तो सांस लेंगे तो फेफड़े बाहर आने चाहिए, हवा पड़ती तो बाहर, लेकिन ये कहां धसेंगे? अंदर। तो इंस्पायरेशन के दौरान इंड्रो, जबकि होना क्या चाहिए? इंस्पायरेशन में इंड्रो और एक्सपायरेशन में आउटड्रो, उल्टा होना क्या कहलाता है? आउटड्रो ऑफ चेस्ट क्या कहलाता है? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। तो आपका चेस्ट इंजरी की वजह से पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा चेस्ट इंजरी में फ्रैक्चर रिब्स कौन सी होती है बेटा? 6ठी और 7वीं रिब सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होती है बेटा, क्लियर बच्चों। और सबसे कम जो फ्रैक्चर होती है वो फर्स्ट होती है। लेस फ्रैक्चर रिब कौन सी होती है? फर्स्ट होती है। और क्लासिकल साइन सिम्टम क्या होता है चेस्ट इंजरी का? बताइए, क्लियर बच्चों? हाँ बेटा, उल्टा रेस्पिरेशन। कोई डाउट है? वॉल्यूम कंट्रोल मोड, ताकि फिक्स अमाउंट में एयर जाए बेटा। अरे कोई डाउट है? क्लियर बेटा? अरे यहां तक किसी को डाउट है कि नहीं है बेटा? नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां पे पी पे है, तो अगर मान लो अब कई बार अलार्म बोलता है, इसकी वजह से क्या बोलता है बताइए? एक तो होता है कौन सा? हाई प्रेशर अलार्म। बताइए, एक तो होता है हाई प्रेशर अलार्म और एक होता है बेटा लो प्रेशर अलार्म। बताइए, हाई प्रेशर जो अलार्म होता है, ये सारे एम्स के क्वेश्चन आ चुके बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाई प्रेशर जो अलार्म है किसको? ऑब्स्ट्रक्शन को बताता है। ऑब्स्ट्रक्शन को बताता है, ट्यूब किंक हो जाए, ट्यूब किंक को, ट्यूब बाइटिंग को, या वाटर या म्यूकस कलेक्ट हो जाए ट्यूब में। कई बार पानी भर जाता है ट्यूब में, या म्यूकस फंस जाए, यानी कुल मिला के ट्यूब ब्लॉक हो जाए, तो वेंटिलेटर को ज्यादा प्रेशर मारना पड़ेगा, तो कौन सा? हाई प्रेशर अलार्म आएगा, क्लियर बच्चों। और लो प्रेशर अलार्म कब? या तो ट्यूब क्या हो रही है? लीकेज, और या ट्यूब क्या हो गई आपकी? डिस्कनेक्ट द ट्यूब। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। ट्यूब या तो डिस्कनेक्ट हो जाए या क्या हो जाए बेटा? लीक हो रही है, तो प्रेशर कम बनेगा, तो आपका लो प्रेशर अलार्म आपको शो होगा वेंटिलेटर में। अगर क्लियर और नॉट? छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। अरे बोलो भाई, आगे बढ़े। यहां तक किसी को डाउट है बेटा? इस तरह के डिटेल वीडियो देने के लिए आज ही बेटा क्रैश कोर्स या रेगुलर में ज्वाइन करें बेटा 3999 में। अधिक जानकारी के लिए 8368066088 पे कॉन्टेक्ट करें बेटा। यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा बेटा। अब दो चार अपन सक्शन से रिलेटेड बात कर लेते हैं बेटा। कहां से रिलेटेड? सक्शन से रिलेटेड बेटा। ये देखिएगा, सक्शन हो रहा है यहां पे। नॉर्मली जो सक्शन हो रहा है, अडल्ट का सक्शन है, प्रेशर कितना रखेंगे? यहां पे जो प्रेशर रखेंगे बेटा अडल्ट में 80 से 120 एमएमओ पे प्रेशर जो रखेंगे अपन। टाइम कितनी देर तक? नॉर्मल बेटा 10 सेकेंड, नॉर्मल 10 सेकेंड, और मैक्सिमम कितना? 15 सेकेंड। कुछ नहीं दिया तो एक ही वर्ड में पूछे तो 10 सेकेंड, लेकिन क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा तो क्या आंसर जाएगा? 15 सेकेंड। क्वेश्चन को पढ़ना है, वो बिल्कुल बाकायदा अलग अलग पूछेगा। मैक्सिमम पूछ रहा तो 15, कुछ नहीं दिया तो 10, और नॉर्मल भी दिया तो क्या जाएगा आपका? 10 ही आंसर जाएगा बेटा। 80 से 120 भी सही है और 100 से 120 भी सही है बेटा, क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे प्रेशर होने के बाद, क्लियर बेटा, अपने को बेटा सक्शन कैथेटर को कितना इंसर्ट करना है?
कितना इंसर्ट करना, लेंथ कितना, 2 सेंटीमीटर या पूरा ही डाल देना। क्लियर बेटा, आप जो डालते हैं अंटिल रेजिस्टेंस आर फील, जब तक कि रेजिस्टेंस फील नहीं हो तब तक कैथेटर को डालना। अगर पूरा कैथेटर भी अंदर चला गया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक रेजिस्टेंस फील नहीं होगी तब तक आपको कैथेटर इंसर्ट करते जाना है। रेजिस्टेंस होगी तो 2 सेंटीमीटर अंदर गया तो भी आपको रोक देना है, पुश नहीं करना वरना ब्लीडिंग हो सकती है बेटा। कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, सक्शन कब अप्लाई करोगे आप? व्हेन रिमूव द कैथेटर। और किस मैनर में आपको बेटा? रोटेटिंग मैनर में अपने को यहां पे विड्रॉ करना है, ताकि रोटेट करते आओगे तो चारों तरफ जो कब जमा हुआ ट्यूब में वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। क्लियर है? और अप्लाई कब करना है? जब आप बाहर निकाल रहे हो। डालते समय डालोगे तो हाइपोक्सिया का शिकार हो जाएगा मरीज। कोई डाउट है बच्चों? अरे बोलो भाई, चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा, सक्शन करने से पहले बेटा FiO2 कितना करना है? 100%। एक तो ये ध्यान रखना। और SpO2 कितना होना चाहिए यहाँ पे? 100%। तब आपको सक्शन चालू करना है। SpO2 फॉल है तो सक्शन नहीं करना है। कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, कुछ और फैक्ट बता देता हूं सक्शन के बारे में। सक्शन आप कर रहे हो बेटा, सक्शनिंग, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना प्रैक्टिकली बेटा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ब्रेडिकार्डिया होता है। अरे कौन सा? ब्रेडिकार्डिया। कारण क्या है? आप सक्शन जब कर रहे हो ट्रेकिया में, कहां पे? ट्रेकिया में जब सक्शन कर रहे हो तो ये जो ट्रेकिया के अंदर की साइड कौन सी नर्व होती है? वेगस नर्व। कौन सी नर्व की सप्लाई होती है? वेगस की। सक्शन करते समय इन वेगस नर्व को बेटा यहां से ऑक्सीजन खींच जाएगी तो वेगस नर्व हाइपोक्सिक होगी, और हाइपोक्सिक होगी तो वेगस नर्व का क्या होगा? स्टिमुलेशन। और वेगस जब स्टिमुलेट होती है तो क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है। तो अब इसको रोकने का इलाज क्या है? मैनेजमेंट क्या करना बेटा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सक्शन विद एट्रोपिन। अरे किसके साथ सक्शन करना है? एट्रोपिन सल्फेट के साथ सक्शन करना है, क्योंकि एट्रोपिन किसका काम करता है? सिंपैथेटिक का। और क्या करता है? वेगल को क्या करता है? स्टिमुलेशन को इनहिबिट करता है, तो टेकीकार्डिया हो जाएगा ब्रेडी की जगह। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? अरे यहां तक कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, पहला तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रेडिकार्डिया। दूसरा क्या? हाइपोक्सिया। अरे क्या बेटा? हाइपोक्सिया। तो इसका मैनेजमेंट क्या बेटा? सक्शन करने से पहले आपको FiO2 100% करना है और SpO2 100% रख के फिर अपने को सक्शन करना है, और 10 सेकंड से ज्यादा सक्शन नहीं करना है। अप्लाई निकालते समय करना है आपको रोटेट वाइज मैनर में। कोई डाउट है? नेक्स्ट तीसरा, ब्लीडिंग। तीसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? ब्लीडिंग। सक्शन करते समय अगर आपने जबरदस्ती इंसर्ट कर दिया तो इंसर्ट कितना करना है? अंटिल रेजिस्टेंस आर फील। अब आपने ब्लीडिंग होने की संभावना है। किसकी संभावना है यहाँ पे? ब्लीडिंग की रिस्क है। ब्लीडिंग की अगर रिस्क है बेटा यहाँ पे, वेरी 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 इंपोर्टेंट, किसकी वजह से? सक्शन की वजह से। तो सक्शन किससे करना बेटा? सक्शन विद ADR, एड्रेनलिन के साथ सक्शन करना, क्योंकि एड्रेनलिन कैसा होता है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, और ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है बेटा, तो आपका अगर ब्लीडिंग भी हो रही है तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो ब्लीडिंग को रोक देगा। तो हमेशा ADR के साथ क्या आता है? आपका 10 ml 9 ml NS लेते हैं और ये 1 ml ये मिक्स कर लेते हैं। जैसे एट्रोपिन 0.6 mg आता है 1 ml में, हरिबास में 10 ml में मिक्स करते हैं, 2-3 ml डाल देते हैं। ADR आपका 1 mg का आता है, 1 ml मिला दिया 9 ml NS में और 3-4 ml डाल देते हैं, यानी थोड़ा बहुत डालते हैं और सक्शन कर लेते हैं तेजी से। क्लियर है? जैसे डाला तुरंत सक्शन करना, वरना वो एल्यूलाई में पहुंच जाएगा फ्लूइड। को डाउट है? सो दिस इज होल अबाउट बेटा किसके बारे में? पीप, और किसके बारे में अपन ने जानकारी ली है? सक्शन के बारे में जानकारी ली है। अरे ऑनलाइन वालों कोई डाउट है बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ जाते हैं। चले भाई, अरे बोलो भाई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, प्रोसेसर कौन सा बेटा? इसको आइडेंटिफाई कीजिए। निडल क्रिकोथायरोडोटोमी, सर्जिकल क्रिकोथायरोडोटोमी, इंसर्शन ऑफ सेंट्रल लाइन या इंट्राथायरॉइड इंजेक्शन। बेटा बहुत सारे लोग तो ये क्या समझ रहे हैं कि ये सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन यहां नहीं डालते कम वक्त, तो कहां डालते हैं? साइड में। क्लियर है? तो ये जो है वो निडल क्रिकोथायरोडोटोमी। अरे कौन सी है बेटा? निडल क्रिकोथायरोडोटोमी। अब मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, निडल क्रिको जो थायरोडोटोमी है ये कहां पे बेटा?
क्रिकोइड थायरॉइड, जो क्रिकोइड जो कार्टिलेज है, एक तो होता है थायरॉइड कार्टिलेज, ये जो प्रोमिनेंट पार्ट है, इन्हें एडम सेपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम सेपल। इनके नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, तो यहां पे अपन इंसर्ट करते हैं। ये बेटा इमरजेंसी एयरवे है एक तरह से। इमरजेंसी एयरवे जब माउथ के अंदर क्या हो, अरे माउथ में क्या हो, अरे माउथ में क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो आरिबास में, और अब माउथ से आप सांस नहीं ले सकते, इंट्यूबेट नहीं कर पा रहे, तो अपन इमरजेंसी एयरवे के रूप में क्या यूज लेते हैं? जैसे बच्चे हैं, अरे फूले आते हैं ना, फूले, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो वो पॉपकॉर्न फंस जाते हैं, और पॉपकॉर्न क्या करते हैं बेटा, वो म्यूकस को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं, तो एयरवे ब्लॉक हो जाता है। अब एटीट्यूड डालना मुश्किल हो जाता है, वरना पॉपकॉर्न कहां चला जाएगा? लंग्स में। तो अपन इमरजेंसी में क्या करते हैं, या कई बार गले में कुछ फंस जाता है, खाना खाते समय चौक हो जाता है, तब अपन इसका यूज करते हैं निडल क्रिकोथायरोडोटोमी का। तो जो निडल क्रिकोथायरोडोटोमी है बेटा, मेरी बात समझ रहे हैं आप, इसके अंदर जो अडल्ट के अंदर जो साइज होती है निडल की, वो बताओ बेटा, साइज बताओ है, निडल की साइज बताओ। लार्ज बोर्ड निडल होती है, साइज बताओ निडल की। क्वेश्चन ये है मेरा बेटा, जल्दी कमेंट कर दो आप बेटा। अडल्ट में करते हैं 16 से 18 गोज की, एक ही वर्ड में पूछे तो 18 या 16 गोज की यूज कर सकते हैं। और बच्चों में, चिल्ड्रन में 12 से 14 गोज की यूज करते हैं बेटा। ओके, अडल्ट में 12 से 14, यस, और चिल्ड्रन में 16 से 18, यस। अडल्ट में 12 से 14 और चिल्ड्रन में 16 से 18, उल्टा है ये। क्लियर है? दिस इज होल अबाउट किसके बारे में? निडल क्रिकोथायरोडोटोमी के बारे में बेटा। क्लियर है? ये मैंने मेरे मोटे मोटे क्वेश्चन बता दिए बेटा आपको। क्लियर है क्या? अरे कई बार क्या होता है, जैसे फूले आता है ना पॉपकॉर्न, वो फंस गया तेरा किसमें? एपिग्लोटिस में। अब ना तो ईटी ट्यूब डाल सकते हो, ना तुरंत ट्रेकेस्टोमी कर सकते हो, तो तुरंत रिलीव के लिए अपन क्या करते हैं? निडल क्रिकोथायरोडोमी करते हैं। अरे होता है कि नहीं होता है? क्लियर बच्चों? अरे कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा। अब इसमें क्या होता है बेटा, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा उस पर फोकस करो आप। देखना आप, इस ट्यूब को लगाने के बाद ऑक्सीजन देने के लिए अपन एक कनेक्टर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वाई कनेक्टर। ये क्वेश्चन आ चुका, बस बाकी बाढ़ में जाए कि वाई कनेक्टर कहां यूज लेते हैं अपन। अब क्वेश्चन को समझना, इसको क्या कहना चाह रहा है ये। यहां पे जो कनेक्टर यूज लेंगे वो कौन सा यूज लेंगे? वाई कनेक्टर। कौन सा? वाई कनेक्टर। अरे कौन सा? वाई कनेक्टर। वाई कनेक्टर कैसा? देखो मेरी बात समझना, ये आपका ट्यूब डाल रखी है, निडल डाल रखी है, ये ऑक्सीजन पाइप है जिसमें ऑक्सीजन आ रही है, और ये किस शेप में? यहां देखो वाई शेप में। किस शेप में? ये वाई बन गया। वाई कनेक्टर यूज करते हैं बेटा यहां पे, और यहां पे ओपनिंग होती है। इस वाई कनेक्टर पे क्या होती है? अब तो एक क्वेश्चन और लिख लेना, वाई कनेक्टर किसमें यूज करते हैं अपन? निडल क्रिकोथायरोडोटोमी में। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, आपको इसमें डाउट हो रहा है, ये सही है, मैंने पहले सही बताया था, तुम जबरदस्ती गलत करा देते हो। अडल्ट में 16 से 18 ही है, और चिल्ड्रन में 12 से 14 है। 14 और 16 सही है। अरे उल्टा होता है, एडल्ट में बड़ा होता है साइज, छोटे साइज का यूज होता है, कड़वा पॉइंट, और चिल्ड्रन में 12 से 14 होता है। सही है, अडल्ट में सही कर लेना बेटा, अडल्ट में 16 से 18 करना और चिल्ड्रन में 12 से 14 करना, वो सही कह रहे थे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद आ जाइए बच्चों, वेरी 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 इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, अब तुमने वाई कनेक्टर लगाया, क्या लगाया? इधर से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है आपकी, अरे ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, लगभग 12 से 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन आती है, क्योंकि छोटा बोर है ना, तो तेजी से ऑक्सीजन चल रही है आरिबास में। ये जो वाई कनेक्टर देख रहे हो आप, इसको बेटा वेरी वेरी वेरी, अब ऑक्सीजन कैसे जाएगी? अब तुम कमबख्त तो इसको अगर क्लोज ही रखोगे तो ऑक्सीजन केवल जाएगी, बाहर कैसे आएगी? है तो अपन बीच बीच में अपन उंगली से इसको ओपन क्लोज करते हैं। तो बताओ आपका बेटा ओपन करते हैं कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए इसको, और क्लोज कितने सेकंड तक रखते हैं? 4 सेकंड तक। नहीं समझे? ये इस तरह से वाई कनेक्टर है, ये इस तरह से ऑक्सीजन जा रही है, अपन ने क्लोज कर रखा है 4 सेकंड तक। जब तक क्लोज रहेंगे तो पीछे से ऑक्सीजन आ रही तो कहां जाएगी? लंग्स में, और अपन जैसे छोटी होंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? एक्सपायरेट हो जाएगा। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं? वाई कनेक्टर। एंड इट इज द बेटा एम्स पैटर्न। एम्स इतना डीप तक क्वेश्चन पूछता बेटा, और आपको हवा ही नहीं लगती, फिर कहते हो पेपर में पढ़ा नहीं, आया नहीं आपका। हाँ, ये पोर है ना, ये दिख रहा है ना, सांप ही, ये दिख रहे हो ना, छोटा सा पोर दिख रहा है। क्लियर बच्चों? जैसे आपका नॉर्मली आईवी ट्यूबिंग के पोर होता है ना, उस तरह का, उसको अपन ओपन क्लोज करते हैं।
क्लोज कितने सेकंड तक रखना है? 4 सेकंड तक। तो पीछे से ऑक्सीजन कहां जाएगी? लंग्स में, और जैसे अपन खोलोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एक्सपायरेशन हो जाएगा। कोई डाउट है? दिस इज वाई कनेक्टर, दिस इज वाई कनेक्टर। 12 तो बड़ी नीडल है बेटा, लेकिन बच्चों में बड़ी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है, उल्टा होता है वहां पे। क्लियर बच्चों? अरे कोई डाउट है बच्चों? आगे बढ़ जाए, बोलो भाई। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एक आगे निकल गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो देख लो आराम से। ये वीडियो देखो पहले आप, फिर उसके बाद में मैं क्वेश्चन बता दूंगा। ये क्या डाल रहा है बताओ? SGALM में एक ही बात है, सुप्राग्लोटिक एयरवे, ग्लोटिस के ऊपर फिट होगा। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं कहां आगे कहा जा। देखो वापस देखो, अरे कमबख्त तो फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही? आईसीयू इमरजेंसी एम्स में जाने जैसी। देखो एकमात्र इंडिया में ऐसी एकेडमी जो वीडियो दिखाती है लाइव। बहुत सारे को तो हवा ही नहीं लगती है क्या चल रहा है इमरजेंसी। बताओ ये क्या है? LMA, लेरिंजियल मास्क एयरवे या सुप्राग्लोटिक एयरवे टाइप की डिवाइस है बेटा। ये क्या करते हैं देखना बच्चों, अब देखना इसको। ये तो कहानी हो गई इसकी इमेज की बेटा, वीडियो बेस की। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझना आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो वीडियो बताते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, लास्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिवन डिवाइस बिलो। ये जो डिवाइस दी गई है ना, आपको इमेज दिखाई गई, इस डिवाइस का बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये सुप्राग्लोटिक एयरवे तो बिल्कुल सही बात है, ग्लोटिस के ऊपर की तरफ फिट हो रहा है। देखना आप किसके यहां पे इन्फ्लेट कर दो आप, ये इन्फ्लेट कर दिया एयर से, और ये देखो एयरवे फिट हो गया आपका। गर्दन में मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? लाइव वीडियो बनाया हुआ है, देखना। ये देखो ये जाके किस पे फिट हो जाएगा? ग्लोटिस पे। क्लियर? तो ये सुप्राग्लोटिक एयरवे। अल्टरनेटिव ऑफ ET ट्यूब व्हेन ET इंटुबेशन, बिल्कुल सही है। ET इंटुबेशन नहीं कर पा रहे हो तो उसकी जगह ये यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तीसरा, ऑपरेटिव रूम एयरवे डिवाइस, बिल्कुल है कि नहीं? ऑपरेटिव रूम में इसका यूज कर सकते हैं अगर इमरजेंसी में चाहिए। तो बताओ तीनों कथन सत्य है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ अबव। सो डी इज द राइट आंसर। अरे कोई डाउट है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। आराम से देख लो इसको 2-3 बार, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया, दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बेटा। और एसएन एकेडमी के कोर्स ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पे कांटेक्ट करें बेटा। बताइए। थैंक यू सो मच इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएन बेटा, लव यू ऑल। जल्दी कमेंट कर दीजिएगा पूरा का पूरा ही। बताइए बच्चों, बताइए बच्चों, वापस देख लो इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। बताइए। क्या प्रोसीजर है बताइए ये पहले तो। ये निडल इंसर्ट कर रहे हैं बेटा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो रहा है बेटा यहाँ निडल। देखो ये कौन सा देखो ना, सोचो ऊपर की तरफ डाल रहे हैं, कौन सा? तो लगभग सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सा स्पेस है? क्लियर है? ये लार्ज बोर नीडल है बेटा, लगभग 16 से 18 गोज की। क्लियर है हमारी बात में? ये डाला आपने, देखिएगा ये बहुत खतरनाक इमरजेंसी कंडीशन। मैंने प्रैक्टिकली कम से कम 50 पेशेंट ऐसे विद इन 2 सेकंड में 2 मिनट में मरते हुए देखे, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। बहुत खतरनाक कंडीशन है। कई बार पेशेंट जैसे डिस्चार्ज होने वाला कल आज टेंशन न्यूमोथोरैक्स होकर मर जाएगा, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, इमरजेंसी सिचुएशन होती है। देखिएगा बच्चों,
ये तो अपने बात करी वीडियो के बारे में, वीडियो आपने देख लिया। अब मेरे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिवन प्रोसेसर एक्सेप्ट, ये जो प्रोसेसर दिया गया है इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है। एक्सेप्ट का मतलब असत्य हो गया ना। पहला, निडल डिकम्प्रेशन, बिल्कुल सही है कि नहीं है। अपन जो एयर जमा हो गई किसके अंदर, प्लूरल कैविटी में, प्लूरल स्पेस में, उसको अपन डिकम्प्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा, फॉर टेंशन न्यूमोथोरैक्स, बिल्कुल कोड आउट न्यूमोथोरैक्स में यूज करते हैं इसको। तीसरा, इंसर्शन निडल एट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन, तो बिल्कुल सही बात है। मिड क्लेविकुलर लाइन पे अपन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में अपन क्या डाल रहे हैं, निडल। और लास्ट, निडल डिकम्प्रेशन फॉर पेशेंट विथ मैसिव पेरिकार्डियल फिजन। अरे ये पेरिकार्डियल फिजन के यूज करेंगे, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, न्यूमोथोरैक्स के। तो एक्सेप्ट पूछ रहा है यानी नोट पूछ रहा, तो आंसर क्या जाएगा, डी। ये कथन असत्य है, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या जाएगा, डी। अब आइए बेटा एम्स के पैटर्न पे अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात, टेंशन न्यूमोथोरैक्स होती क्या बेटा, तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता क्या बेटा, तो एक तरह से ये इमरजेंसी कंडीशन है, ध्यान रखना। अरे कैसी कंडीशन है कमबख्तों, पहली बात तो ये है इमरजेंसी कंडीशन। अरे कैसी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है बेटा, ध्यान रखना। कौन, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इज इट क्लियर और नॉट। इमरजेंसी कंडीशन है क्यों, देखिएगा आप प्रैक्टिकली सोचना। ये तुम्हारा लंग्स है बेटा, देखना, और ये लंग्स के अंदर ये कौन सा बेटा, अरे कौन सा स्पेस है, प्लूरल स्पेस। हालांकि प्लूरल स्पेस पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में एक वर्चुअल का मतलब आभासी स्पेस होता है, लेकिन स्पेस तो है आरिबास में। यहां पे कौन है बेटा, मीडिया स्टिनम, और यहां पे कौन है आपका लवली हार्ट है बेटा। जब टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है तो इस प्लूरल एरिया में, इस प्लूरल स्पेस में तेजी से क्या बढ़ती है बेटा, एयर डिपॉजिट होती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, न्यूमो का मतलब एयर, और थोरैक्स का मतलब प्लूरल कैविटी में या थोरेसिस कैविटी में एयर डिपॉजिट होगा। जब एयर जमा होगी तो बेटा एयर स्पेस घिसेगी, तो धीरे धीरे आपका लंग्स की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक तो एयर एक्सचेंज या ऑक्सीजन की कमी होगी। दूसरा, जब ये जगह घेरेगी तो मीडियम यानी हार्ट को क्या करेगी, कंप्रेस, और हार्ट को कंप्रेस करेगी तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स नहीं होगा, तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, जीरो। तो आपका पेशेंट को या तेजी से ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, और हार्ट फेलियर के सिम्टम आएंगे। कैसे सिम्टम, क्लियर है, हाइपोवोलेमिक शॉक वाली कंडीशन होगी यहाँ पे, सॉरी हाइपो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, वैसी कंडीशन होगी। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो तुरंत पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो खुद हार्ट को भी ऑक्सीजन कम मिलेगी, हार्ट की डेथ हो जाएगी। दूसरा, प्रेशर पड़ रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा बेटा, हार्ट फेलियर की या कार्डियक आउटपुट फेलियर की रिस्क सकती है अगर क्या होता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है। तो उस स्थिति से निपटने का उपाय क्या है, ये हवा भर रही है, हवा क्या हो रही है, भर रही है, इस हवा को बाहर निकाल दो, एलआई क्या होंगे आपके पूरी तरह से अपनी जगह में आ जाएंगे, और हार्ट पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, रिलीव। तो अपन क्या करते हैं, अब तो हवा ग्रेविटी के साथ कहां उठती है, ऊपर की तरफ, क्लियर है। जैसे फ्लूइड है वो तो ग्रेविटी के साथ कहां आता है, नीचे, लेकिन हवा ग्रेविटी के साथ, इसलिए अपन मिड क्लेविकुलर लाइन में कौन से स्पेस में, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, जो निडल की जो गोज साइज है, अरे निडल की जो गोज साइज है वो कितनी बेटा, तो 16 से 18 गोज की। एक वर्ड में पूछो तो 18 गोज की निडल अपन यूज कर सकते हैं, या जो कैनला था ना 18 गोज का, कई बार इमरजेंसी में वही इंसर्ट कर देते हैं अपन। को डाउट है कहां लगाएंगे, तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे, कोई डाउट है। और ये बहुत बेटा इमरजेंसी प्रोसीजर है। अरे कैसा प्रोसीजर है ये, बहुत ही इमरजेंसी प्रोसीजर है, क्लियर बच्चों, वरना पेशेंट की विद इन 2-5 मिनट में तो डेथ हो जाती है। इज इट क्लियर और नॉट। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, कोई डाउट है बच्चों। कारण कई हो सकते हैं बेटा, ट्रोमा हो सकते हैं, वेंटिलेटर पेशेंट के अंदर कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण है बेटा, चेस्ट इंजरी हो सकती है कारणों में। अरे कोई डाउट है बच्चों, क्लियर बच्चों। और जब टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है ना, टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है तो ट्रेकिया जो है ना आपका, वो ट्रेकिया नॉन अफेक्टेड साइड में डेविएटेड हो जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब एक कमबख्त तो इधर हवा भर रही है तो ट्रेकिया किधर धकेल जाएगा, ऑपोजिट साइड में। तो ट्रेकिया किस साइड में डेविएट होगा, नॉन अफेक्टेड साइड में डेविएट होगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखना, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, अरे वही हो गया ना, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, निडल इंसर्शन, या अपन कहते हैं निडल डिकम्प्रेशन बोल सकते हैं इसको, क्लियर है, निडल डिकम्प्रेशन फॉर टेंशन न्यूमोथोरैक्स।
क्लियर बच्चों? बताओ, साथ में मास्क लगा रहा, बताओ ये कौन सा मास्क है? बताओ, NRB है बेटा, नॉन रीब्रीथर मास्क। कैसा मास्क है ये? नॉन रीब्रीथर। ये भी क्वेश्चन बनेगा। अरे कौन सा मास्क है बेटा? नॉन रीब्रीथर मास्क है ये, NRB। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बता दो मुझे, चलते से कमेंट करो नॉन रीब्रीथर मास्क के बारे में, NRB के बारे में। सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज कंसंट्रेशन की O2 किससे दी जाती है? अरे सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज कंसंट्रेशन की O2 किससे दी जाती है? NRB से, नॉन रीब्रीथर मास्क। एक तो ये ध्यान रखना बेटा, अगर किसी को 100% सैचुरेटेड ऑक्सीजन देनी तो सबसे बढ़िया तरीका क्या, सबसे बेस्ट मास्क कौन सा है? NRB। एक तो होता है रीब्रीथर मास्क, रीब्रीथर मास्क। उसमें तो क्या होता है बेटा, एक इस तरह से इसी की तरफ बैग होता है, क्लियर है, उसके अंदर एक्सेल जो ऑक्सीजन है वो 1/3 CO2 यहां जमा होती है, और इसी CO2 को वापस क्या करता है पेशेंट, इनहेल करता है। ये कब होते यूज करते हैं? जब आपको सेल्फ रेस्पिरेशन इंड्यूस करना होता है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें लगभग 20 से 30% कंसंट्रेशन की ऑक्सीजन होती है, क्योंकि 90 to 100% सैचुरेटेड ऑक्सीजन सबसे बेस्ट, मतलब सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन की ऑक्सीजन, सैचुरेटेड ऑक्सीजन किसमें दी जाती है? NRB में। क्लियर बेटा? हर बात में। और सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है? वेंचुरी मास्क। सबसे एक्यूरेट मेथड तो कौन सा होता है? वेंचुरी मास्क। देखिएगा, तो थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में? वेंचुरी मास्क के बारे में। अरे किसके बारे में बेटा? वेंचुरी मास्क के बारे में। देखिए वेंचुरी मास्क बेटा, क्लियर बच्चों? वेंचुरी मास्क सबसे एक्यूरेट मेथड है O2 डिलीवरी। O2 डिलीवरी का सबसे एक्यूरेट जो मेथड है वो कौन सा होता है? वेंचुरी मास्क। सबसे ज्यादा कंसंट्रेट spo2 कंसंट्रेट ऑक्सीजन तो दी जाती है किससे? NRB से। और सबसे एक्यूरेट मेथड की डिलीवरी की 2 लीटर ऑक्सीजन देनी पर मिनट, तो 2 लीटर ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। कौन सा है? क्लियर है? 60 से 70% कंसंट्रेट ऑक्सीजन देती जाती है यहाँ पे। क्लियर है? एक्यूरेट मेथड है बेटा किसका? ऑक्सीजन डिलीवरी का। ये मोस्टली यूज करते हैं बेटा COPD के मरीजों में। अरे कौन से मरीजों में? COPD वाले मरीजों में। कौन से मरीजों में? COPD वाले मरीजों में। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले मरीजों में यूज करते हैं कौन सा? वेंचुरी मास्क का बेटा। कोई डाउट है? वेंचुरी मास्क सबसे ज्यादा किसमें यूज करते हैं अपन? COPD के मरीजों में। कोई डाउट है? COPD के मरीजों में। और यहां पे लो ऑक्सीजन देते बेटा, मात्र कितनी? 2 लीटर पर मिनट। कारण क्या है? वेरी 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 इंपोर्टेंट, इसका कारण है टू इंड्यूस सेल्फ रेस्पिरेशन। अरे किसको स्टार्ट करने के लिए? सेल्फ रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? वेंचुरी मास्क यूज करते हैं। को डाउट है? टू इंड्यूस सेल्फ रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ जाए, यहां तक को डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ जाते हैं बेटा। क्लियर बच्चों? COPD के मरीज, इसका कारण क्या है कि लो ऑक्सीजन देंगे अपन, यहां पे देखना आप, लो ऑक्सीजन देंगे तो बॉडी में CO2 बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? और CO2 बढ़ेगी तो आपके जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो कहां पाया जाता है? इंस्पायरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा में। वो किसके रेस्पॉन्स में काम करते हैं? CO2 में। आपकी सांसें ऑक्सीजन के प्रभाव में नहीं चलती है, किसके प्रभाव से चलती है? CO2 में। तो लो ऑक्सीजन देंगे तो बॉडी में CO2 बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगी तो आपका सेंट्रल जो कीमोरिसेप्टर है मेडुला ऑब्लांगेटा में, इंस्पायरेटरी सेंटर, वो स्टिमुलेट होगा और आपका क्या होगा? ऑक्सीजन डिलीवरी होगी, खुद का रेस्पिरेशन चालू होगा। जबकि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो कहां पाए जाते हैं? जॉइंट में। वो किसके रेस्पॉन्स में काम करते हैं? तो ऑक्सीजन के रेस्पॉन्स में। ध्यान रखना, तो खुद का सेल्फ रेस्पिरेशन इंड्यूस करने के लिए, क्लियर है? क्योंकि मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर जो इंस्पायरेटरी सेंटर है बेटा, उसके अंदर इन कीमोरिसेप्टर को क्या बोलते हैं? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, जो कहां पाया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा में। क्लियर है? वो किस गैस के रेस्पॉन्स में? CO2 में। जब पेशेंट को कम ऑक्सीजन दोगे तो बॉडी के अंदर CO2 बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगी तो इंस्पायरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा और खुद का रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। और आपको तो COPD के मरीज में मेन टारगेट ही क्या? खुद का रेस्पिरेशन चालू करवाना, खुद की सांस पे लाना, उसको ऑक्सीजन से हटाना। क्लियर है? आज बात में इसलिए अपन देते बेटा। क्लियर बच्चों? अरे कोई डाउट है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा। कोई डाउट है यहां तक? यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो, वरना आगे बढ़ जाते हैं। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन पढ़ेगा आराम से। क्लियर है? इसके अलावा टेंशन न्यूमोथोरैक्स वगैरह होता है ना, तो एक और चीज करते हैं अपन बेटा, एक और चीज करते हैं। यहां पे देखना, रैपिड सीक्वेंशियल इंट्यूबेशन, RSI क्या यूज करते हैं अपन? कई बार ऐसी इमरजेंसी होती है ना,
तो अपन मेन टारगेट तो यही है, मान लो किसी को इमरजेंसी और रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, रैपिड सीक्वेंशियल इंट्यूबेशन यूज करते हैं। ये बेटा O2 आईसीयू के क्वेश्चन है, इमरजेंसी के क्वेश्चन है। ऐसे लगभग आपको 20-30 घंटे के 40 घंटे के लेक्चर मिलेंगे, यहां से 30-40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पूरी सब्जेक्ट है एक तरफ और ये एक तरफ सिलेक्शन के लिए, समझ रहे आप। रैपिड सीक्वेंशियल एयरवे, रैपिड जो सीक्वेंशियल एयरवे क्या होता है बेटा, देखिएगा RSI, रैपिड सीक्वेंशियल एयरवे, जो इमरजेंसी में जो अपन रैपिडली इंट्यूबेट करते हैं ना उसको बोलते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में जब ज्यादा इक्विपमेंट नहीं और तुरंत आपको क्या करना है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जब तक कि ET ट्यूब नहीं मिले तब मास्क और एम्बुबैग से एयर देते हैं कि नहीं देते। अबे तुरंत तुम ET ट्यूब डाल दोगे क्या, तो मास्क और एम्बुबैग से अपन क्या देंगे बेटा, ऑक्सीजन डिलीवरी करेंगे रैपिड सीक्वेंशियल इंट्यूबेशन में। और फिर जब आपके इक्विपमेंट आ जाएगा, इक्विपमेंट भी अरेंज करोगे आप हर बात में, तो 1-2 मिनट का समय लगेगा, तब तक पेशेंट को मास्क और एम्बू से अपन क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, उसकी जान बचा के रखेंगे, क्लियर। फिर पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे। अब रैपिड सीक्वेंशियल इंट्यूबेशन अपन कर रहे हैं बेटा एम्बुबैग से, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट यूज कर रहे हैं अपन एम्बुबैग में। मास्क को होल्ड कैसे करोगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब E और C। बेटा मास्क को जो होल्ड करना बेटा आपको, पेशेंट को मास्क या तो यूं लगा के रखेंगे E शेप में, किस शेप में, यू मास्क को होल्ड किया यू E शेप में, और या फिर यू पकड़ के रखेंगे मास्क को C शेप में, ऐसे पकड़ेंगे अपन। बताइए अगर रेस्क्यूअर बेटा एक है, अरे रेस्क्यूअर क्या है, एक है, तो अपन यूज करेंगे बेटा E टेक्निक। अरे कौन सी टेक्निक, इस तरह से पकड़ेंगे, मास्क है यू, ये मास्क है, इस मास्क को यू पकड़ेंगे और इस हाथ से क्या देंगे, एमबी को कंप्रेस करेंगे। अरे होगा कि नहीं होगा। अगर रेस्क्यूअर कितना है, अकेला है, तो अपन मास्क को कैसे होल्ड करेंगे, ई में, अकेला है तो ई में, इस तरह से मास्क को और गर्दन पे भी सपोर्ट रखेंगे, गर्दन को भी पीछे रखेंगे ना ताकि एयरवे क्या रहे आपका, स्ट्रेट रहे, और इस हाथ से क्या करेंगे अपन, कंप्रेस करेंगे। मेरी बात समझ रहे, इसको ई साइन बोलते हैं या ई टेक्निक बोलते हैं। और अगर रेस्क्यूअर 2 है, अरे रेस्क्यूअर कितने, 2, तो सी टेक्निक यूज करेंगे, किसको होल्ड करने के लिए, सी का मतलब 2 है, तो एक जना आराम से यू दोनों तरफ से हाथ से पकड़ कर रहेगा और दूसरा क्या करता रहेगा, एम्बू करते रहेगा। तो 2 रेस्क्यूअर है तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, मास्क होल्डिंग की, सी, और रेस्क्यूअर 1 है तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, ई टेक्निक। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो कमेंट कर दे, वरना आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर बच्चों, अरे यहां तक को डाउट है। और एक ध्यान रखना, एक न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो न्यू गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बेटा एक आपको ध्यान रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पहले सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में अपन निडल इंसर्ट करते थे न्यूमोथोरैक्स में, आजकल आ गया 5th इंटरकोस्टल स्पेस। अगर क्वेश्चन में न्यू गाइडलाइन पूछे तब कहां आपको निडल इंसर्ट करनी है न्यूमोथोरैक्स से रिलीव के लिए, 5th में। क्वेश्चन में न्यू गाइडलाइन कुछ नहीं दिया तो आपको क्या जाना है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे निडल इंसर्ट करनी है। कोई डाउट है, 16 से 18 गोज की न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, कोई डाउट है बच्चों, कोई डाउट है बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद आ जाइए, अगर आप एम्बुबैग बताइए बच्चों, यहां पे ई और सी, एम्बुबैग जो यूज करे बेटा, एम्बुबैग की साइज बताओ आप। अगर बेटा न्यूबॉर्न है, अगर अडल्ट है और चिल्ड्रन है, तो न्यूबॉर्न में एम्बुबैग की साइज होती है 450 ml की कैपेसिटी होती है, अडल्ट में 1200 ml और चिल्ड्रन में 750 ml का होता है बेटा साइज होती है बेटा। 750 ml ऑक्सीजन एक बार में दे सकता है ये। क्लियर बच्चों, अब बताओ आप एम्बुबैग से जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, अरे एम्बुबैग से क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो एम्बुबैग से जो ऑक्सीजन दे रहे हैं आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसमें बेटा O2 की कंसंट्रेशन कितनी है, विदाउट ऑक्सीजन बताओ, हट कमबख्त तो 21%। एम्बुबैग को अगर तुमने किससे कनेक्ट कर रखा है, गैस सिलेंडर से ऑक्सीजन से, तब तो 100% जाएगी, लेकिन नॉर्मली अपन कनेक्ट नहीं रखते एम्बू में, तो एम्बू में कितना परसेंट है बेटा, 21%, क्योंकि अबे कौन सी ऑक्सीजन होती है एम्बू में, हवा की, और हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, 21%। कोई डाउट है, अरे बात समझ में आ रही है, 16%।
माउथ टू माउथ कितनी जाएगी 16%, और एम्बुबैग से दे रहे हो तो 80%, और सॉरी 21%। नेक्स्ट देखिएगा एम्बुबैग में, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आराम से वीडियो को देखो। पहले तो वीडियो देखो फिर बात करेंगे अपन। देखो ये क्या कहा, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन है, फिब्रिलेटरी पीवेव है ना, फिब्रिलेटरी वेव आ रही है, ये चार्ज किया है इसने, क्लियर है, और एक को रखा थर्ड लेफ्ट राइट को थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे, पेडल को लेफ्ट को फिफ्थ पे, और क्या दे दिया, करंट दे दिया। आरी बात में, ये नर्सिंग ऑफिसर है पीछे वाला, आरी बात में, क्लियर है, छोटा डोन है वो, क्लियर है, छोटी डोन है। ये देखिएगा ये कौन सा रिदम है बताओ, इस तरह की ईसीजी किसमें आती है, एट्रियल सॉरी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, ऐसी ईसीजी किसमें आती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। और ये कौन सा प्रोसेसर है, ये कार्डियोवर्जन है क्या, ये डिफिब्रिलेट हो रहा है, कार्डियोवर्जन अलग चीज है, ये डिफिब्रिलेट हो रहा है। वापस देख लो, देखो पहले इस तरह की ईसीजी थी, करंट बढ़ाया उसने, चार्ज किया, क्लियर किया, और क्लियर, और ये करंट डिलीवर कर दिया। जैसे करंट दिया तो ईसीजी नॉर्मल हो गई, वापस कैसी आ गई देखो, ये ईसीजी नॉर्मल आ गई, हार्ट रेट 72 आ गई। यहां तक को डाउट है, वापस देख लो क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, करंट लिया, चार्ज किया, करंट डिलीवर किया, राइट थर्ड इंटरकोस्टल, लेफ्ट फोर्थ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड क्लेविकल लाइन, करंट डिलीवर, को डाउट है, और रिदम ठीक हो गई, को डाउट है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझना, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा यहां पे, बताइए बच्चों। क्वेश्चन मेरा ये है बेटा, एन अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट कम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, अनरेस्पॉन्सिव था पेशेंट और कहां आया, इमरजेंसी में आया बेटा, विद हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, फॉलोइंग प्रोसीजर डन फॉर सच पेशेंट, व्हाट डज नर्स इंटरप्रेट आफ्टर असेसिंग बिलो प्रोसीजर। मतलब ये पूछ रहा कि प्रोसीजर है क्या, इतना घुमा घुमू की प्रोसीजर क्या है ये बताओ आप। ये तो होगा नहीं, ये टेकिकार्डिया नहीं है, ये कैसा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, और प्रोसीजर कौन सा क्या गया, डिफिब्रिलेट किया गया। तो राइट आंसर क्या जाएगा, सी इज द, सी डी जो भी लिखा आपका राइट आंसर जाएगा। ये कैसा बेटा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और इसको क्या किया गया है, डिफिब्रिलेट किया गया। तो देखिएगा पहली बात तो ये ईसीजी की रिदम, इस तरह की रिदम जो आती है ईसीजी की इरेगुलर रिदम, जिसमें कोई क्या वेव है क्या दूरी है कोई पता नहीं चलता, पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कौन सा, ये कौन सा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाली कंडीशन बेटा, क्लियर है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कब होती है, जब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की रेट 250 बीट पर मिनट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहलाता बेटा। अरे तब क्या कहलाता, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और ये इतनी एडवांस होती है कि एक स्थिति में पल्सलेस एंड बीपीलेस कंडीशन हो जाती है। अरे कैसी कंडीशन हो जाती है, तो इसमें सबसे पहले करते ही क्या है, डिफिब्रिलेट, ध्यान रखना। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हार्ट अटैक में तो क्या पड़ता है, सीएबीडी फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या करता है, डिफिब्रिलेट करते हैं, किसके अंदर, अरे वेंट्रिकुलर, अरे किसमें, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। पल्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे हार्ट रेट 250 से ज्यादा है, तो हार्ट केवल भड़फड़ाएगा, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, नील। अरे हार्ट रेट 250 होगी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो हार्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या, नहीं होगा, तो हार्ट जब दबेगा ही नहीं तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगी, नील। तो ना तो पल्स फील होगी ना क्या फील होगी, बीपी पे। और अगर इसको तुरंत ट्रीट नहीं किया तो कार्डियक आउटपुट 0, तो खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एमआई में, किसमें। तो बताओ सबसे डेंजर कंडीशन कौन सी है, किस तरह का एरिथमिया सबसे डेंजर माना जाता है, वीएफ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो सकता है, एमआई में। एक क्वेश्चन तो ये बनता बेटा, क्लियर है। इसी से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेबिलिटी की बेटा, यहां पे देखिएगा बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, आपने असिस्ट किया, अब आप असिस्ट करने के बाद क्या कर रहे हो बेटा, आपने डिफिब्रिलेटर को ऑन किया, बताओ करंट कितना देंगे अपन, करंट देखो बेटा, करंट बात करें, अडल्ट की बात कर रहे हैं, दो तरह के डिफिब्रिलेटर होते हैं, एक मोनोफेजिक
और एक कौन सा, बाइफेजिक। मोनोफेजिक में तो एक ही करंट का झटका देते हैं, कितना, 360 जूल वाला। मोनोफेजिक अगर तो कितना जूल का, 360 जूल का। कोई डाउट है? बाइफेजिक है, कैसा है, बाइफेजिक है तो शुरुआत करनी है 120 से 200 से। एक ही वर्ड में पूछे तो पहला करंट का झटका कितने का लगाना है, 200 का। कोई डाउट है? 5 CPR के बाद हर बार देते कि नहीं देते? फिर देना बेटा 300 का, और लास्ट में कितना, 360 का। और ऐसा मैक्सिमम 5 बार रिपीट कर सकते हैं। कितनी बार? 5 बार में नहीं हो रहा, 30 से 45 मिनट तक CPR देने के बाद रिवाइव नहीं हो रहा तो छोड़ देना पेशेंट को। अरे बोलो भाई। तो अडल्ट के अंदर मोनोफेजिक है तो एक ही करंट देंगे 360, मोनो में एक ही झटका, और बाइफेजिक में शुरू करेंगे 200, फिर 300 और लास्ट में कितना देंगे, 360। कोई डाउट है? बताओ, अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि न्यूबॉर्न में कितना करंट दोगे? न्यूबॉर्न में डोज रहेगी बेटा 4 से 5 जूल पर केजी ऑफ बॉडी वेट। कितना? 4 से 5 जूल पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अरे कोई डाउट है? नहीं समझे क्या? अडल्ट में भी यही होता है बोझी। अरे अडल्ट 70 किलो का होता है, 7.35, इसमें भी इतना ही होता, तो बच्चों में भी इतना ही होता। अगर पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो कितना, 4 से 5। अब तो बच्चा कितने का? अरे 3 किलो का हो सकता है मैक्सिमम न्यूबॉर्न। 0 से 28 दिन तक के बच्चे न्यूबॉर्न कहलाते हैं। 3 किलो में कितना देंगे, 12 से 15 जूल के आसपास। अब ये मत कहते ना 150 का लगाएंगे, 150 का लगाएंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अरे इतना सा बच्चा इतना करंट दोगे तो फटेगा नहीं फटेगा, चित्र उड़ जाएंगे उसके। अरे कोई डाउट है भाई? अरे बोलो भाई। तो ध्यान रखना, दिमाग का भी यूज करना, उस समय अकल को घास चराने के लिए नहीं भेजना आप। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। अब बताओ प्रेशर कितना लगा। पेडल जो रखते हैं अपन, जो पेडल जो रखते हैं वो राइट साइड में बेटा 3rd इंटरकोस्टल स्पेस पे, और लेफ्ट साइड में किधर, 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे रखते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन पे। कोई डाउट है? अडल्ट में जो पेडल साइज होती है वो लगभग 13 से 14 के आसपास होता है, और न्यूबॉर्न में जो पेडल साइज होती है वो लगभग 3 से 5, लगभग 3.5 नंबर के पेड़ 3.5 नंबर के पेडल साइज आती है न्यूबॉर्न में। और अडल्ट में कितना, लगभग 13 से 14, कुछ और भी बड़े होते होंगे अलग अलग। क्लियर? एवरेज है बेटा। नेक्स्ट, प्रेशर कितना लगाओगे बताओ पेडल पर अडल्ट में? अरे पेडल आप लगा रहे हो तो पेडल पे जो प्रेशर लगाओगे अडल्ट में वो लगाओगे बेटा 25 LB पर इंच स्क्वायर, 25 LB पर इंच स्क्वायर। अडल्ट में प्रेशर कितना यूज करोगे, 25 LB पर इंच स्क्वायर। अगर क्लियर और नॉट? अडल्ट में जो यूज करोगे वो कौन सा, 25 LB पर इंच स्क्वायर प्रेशर यूज करोगे बेटा। अरे कोई डाउट बच्चों? अरे बोलो भाई। और बच्चों में यानी न्यूबॉर्न की बात करें तो न्यूबॉर्न में जो पेडल का प्रेशर लगाना है वो लगाना बेटा 4 से 5 LB पर इंच स्क्वायर पर केजी ऑफ बॉडी वेट, पर केजी ऑफ बॉडी वेट। को डाउट है? पर केजी ऑफ बॉडी वेट के साथ 3 किलो तो लगभग 12 से 15 जूल, और करंट दोनों एक ही बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, और क्या यूज करेंगे अपन यहाँ पे, ईटी ट्यूब डालेंगे यहाँ पे। ईटी ट्यूब जो है बेटा, अडल्ट के अंदर ईटी ट्यूब की साइज कितनी होती है, लगभग 13-14 नंबर की ईटी ट्यूब डालते हैं MM की। न्यूबॉर्न में अगर प्रीटर्म है तो 3 MM की, और टर्म है तो 3.5 MM की ईटी ट्यूब यूज करते हैं। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। दीज आर सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो बता रहा हूं, ये A to Z क्वेश्चन आ चुके हैं एम्स में। ये जो एक एक वर्ड बोला अभी तक 2 घंटे से, वो सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, हल्के मत लेना इस टॉपिक को। क्लियर है? लगभग 4-5 नंबर का क्वेश्चन बन गए, आपको 15-20 लाख रुपए 25 लाख रुपए दे दिए आज मैंने। ठीक है? कोई डाउट है? 13 से क्या, अरे इनर ल्यूमेन डायमीटर पूछ रहा हूं, वो इंसर्शन लेंथ है कम वक्त तो है, और जो साइज पूछा रहा हूं मैं ईटी ट्यूब की साइज, ओ सॉरी अडल्ट में है, अडल्ट में सॉरी, ओके अडल्ट में सॉरी, अडल्ट में 13-14 नहीं होगा, माफी चाहता हूं, 13-14 तो बहुत बड़ी होगी। अडल्ट में एक बार सही करना, अडल्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होना, अडल्ट में 8 से 9 नंबर की, डिपेंड करता है उसकी नेक की साइज। फीमेल में 8 और मेल में लगभग 9, 8.5-9 तक यूज करते हैं। और प्रीटर्म बेबी में 3 और टर्म बेबी में 3.5 नंबर की यूज करते हैं। कोई डाउट है?
इंसर्शन जो लेंथ है वो है बेटा, इंसर्शन लेंथ अडल्ट में 22 से 23 सेंट, क्लियर है इंसर्शन, और टर्म और प्रीटर्म में 8 और 8.5, क्लियर है, इंसर्शन लेंथ है वो, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, अडल्ट के अंदर जो फॉलो करेंगे अपन CABD फॉलो करेंगे, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग और डिफिब्रिलेटर, जबकि न्यूबॉर्न में जो अपन यूज करेंगे वो कौन सा, TABC। हमें पढ़ा था न्यूबॉर्न में सबसे पहले क्या, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, जबकि अडल्ट में सबसे पहले सर्कुलेशन, कोई डाउट है। और सर्कुलेशन किससे होता है बताओ, चेस्ट कंप्रेशन से। सर्कुलेशन किससे चालू होता है, चेस्ट। पहले ABCD था, अब क्या हो गया CBD, क्योंकि एयरवे मेंटेन करने के चक्कर में सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होता तो ब्रेन डेड हो जाती थी, क्योंकि सर्कुलेशन होगा तभी तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी। तो अडल्ट में अपन CABD फॉलो करते हैं और न्यूबॉर्न में TABC फॉलो करते हैं। कोई डाउट है बच्चों, अरे कोई डाउट है, न्यूबॉर्न के अंदर जो चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो वो 3:1 रहता बेटा, कितना रहता है 3:1। ये पूरा अलग ही है, ये अपन पेडियाट्रिक में पढ़ेंगे। अडल्ट की बात करते हैं, चलो अगर अडल्ट है बेटा, कोई अडल्ट है तो रेस्क्यूअर चाहे 1 हो चाहे रेस्क्यूअर कितने हो 2, चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन जो रेशियो है वो 30:2 रहेगा। कोई डाउट है। और CPR के केस में 8 साल से ऊपर क्या माने जाएंगे, अडल्ट माने जाएंगे, ये ध्यान रखना। किस केस में, CPR के केस में। इज इट क्लियर और नॉट, 8 साल से ऊपर क्या माने जाएंगे, अडल्ट, क्लियर है। दूसरा आता है चिल्ड्रन, 2 साल से 8 साल के बच्चे क्या माने जाएंगे, चिल्ड्रन, अरे बात में। और यहाँ पे कंप्रेशन रेट 100 पर मिनट रहेगी, जबकि न्यूबॉर्न में 90 पर मिनट रहती है, ये पढ़ेंगे आगे अपन। नेक्स्ट, 2 से 8 साल के चिल्ड्रन माने जाते हैं चिल्ड्रन में, और इन्फेंट कितने, 1 से लेके 2 साल तक के इन्फेंट माने जाते हैं CPR के केस में। उल्टा होता है यहाँ, वैसे इन्फेंट 1 साल तक होता है, लेकिन CPR में कितने, 2 साल तक। और 3 से 8 कितना हो गया आपका, चिल्ड्रन हो गया, हर बस में। इन दोनों के केस में अगर रेस्क्यूअर 1 है तो चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो 30:2 रहेगा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि अकेला तो उसको 15:2 रखोगे तो कंप्रेशन करेगा, वेंटिलेशन देगा, गड़बड़ा जाएगा। तो 1 रेस्क्यूअर है तो कितना दोगे, लेकिन रेस्क्यूअर 2 है तो रेशियो 15:2 जाएगा, 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, दिमाग में करना है कि आधा कर दिया, यानी 15 बार तो चेस्ट कंप्रेशन और 2 बार क्या देगा, वेंटिलेटर। और रेस्क्यूअर 1 है तो इन्फेंट और चिल्ड्रन दोनों के केस में कितना, 30:2, क्लियर बेटा। और यहां अगर माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहे अपन तो ऑक्सीजन जो डिलीवरी होगी वो कितने % कंसंट्रेट होगी, 16%। कितने %, 16%, क्लियर है। 16% ऑक्सीजन देते हैं अगर माउथ टू माउथ है। ऑक्सीजन जो देते हैं वो 1 से 2 सेकंड तक देते हैं, और 2 वेंटिलेशन के बीच में 6 से 8 सेकंड का गैप रखते हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन दे रहे हो माउथ टू माउथ तो 2 सेकंड में ऑक्सीजन दे देनी है, और एक सांस दी और अगली सांस दी, उसके बीच में कितने का अंतर होना चाहिए, 6 से 8 सेकंड का अंतर होना चाहिए। अरे कोई बात समझ में आई क्या, भेजे में घुसी क्या। बाकी और क्या होता है अडल्ट CPR आपके पढ़ोगे, आप फंडामेंटल में पढ़ा होगा आपने। यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करें। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का आपका बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, इमेज देखो आराम से और फिर आंसर दो बेटा डिटेल में। मैसिव हेमरेज, बहुत ज्यादा इंजरी है, मल्टीपल लेसरेटेड इंजरी हो रही है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, ट्रॉमा सेंटर में आया, एक्सीडेंटल इंजरी या कैसी भी है, फॉल की इंजरी है या ब्लास्ट की इंजरी है, कैसी भी इंजरी है। ए पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बिफोर 1 आवर, 1 घंटे पहले इंजरी हुई है। ऑन असेसमेंट पेशेंट इन शॉक, 1 घंटा हो गया, इतनी हेवी ब्लीडिंग है तो शॉक में होगा मरीज। नीड इमीडिएट रजिस्ट्रेशन, तुरंत बचाव कार्य रजिस्ट्रेशन शुरू करना है। विच टाइप ऑफ पेटेंट शॉक, पेशेंट को किस तरह का शॉक है और कितना फ्लूइड दोगे बताइए। इस कंडीशन में किस तरह का शॉक होगा बताइए, बताओ। ब्लीडिंग कौन से शॉक को काउंट होगी, तो जो शॉक होगा वो शॉक तो होगा बेटा कौन सा, हेमरेजिक शॉक। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके मैनेजमेंट में अपन क्या देंगे, पहले बेटा शॉक के अंदर 1 से 2 लीटर तक अपन NaC या RL देते थे, NaC RL, क्लियर है। लेकिन बहुत ज्यादा 2 लीटर देने की वजह से, मान लो किसी पर्सन में 5 लीटर ब्लड था, उनमें से 2.5 लीटर लॉस हो गया तो बचा कितना, 2.5 लीटर ही बचा। और 2.5 लीटर में तुमने कितना 2 लीटर पानी डाल दिया तो बहुत ज्यादा ब्लड का क्या होगा, डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की क्या हो जाएगी, कम। और पेशेंट पहले ही शॉक में है। तो आजकल नए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग
मात्र कितना 1 लीटर। बॉडी के अकॉर्डिंग वार्म तो रखना है, टेम्परेचर को मेंटेन करने की, पेशेंट शॉक में पहले ही अरे कूल हो गएगी स्मिटीज। 1 लीटर ही क्या देना आपको NaCl फ्लूइड। बाकी हाई अमाउंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन करने आपको रैपिडली। 8 बोतल ब्लड की चढ़ाई है हमने, 8 बोतल का मतलब 4 लीटर हो गया ना, समझ रहे आप, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर क्लियर और नोट क्लियर है। इसके अलावा जब पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हो तो ब्लीडिंग हो रही है ना, तो देखो ये अब नीचे के एक्सट्रीमिटीज में ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए और विटनेस को देखो यहां से क्या कर दिया, टाई कर दिया, ये दिख रहे हो ना, बांध रखा टाइटली, समझ रहे आप। अपन क्या यूज करेंगे अपन ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में अपन एक गारमेंट यूज कर सकते हैं, मास्ट गारमेंट। कौन सा गारमेंट, मिलिट्री एंटी सोक ट्राउजर, मास्ट गारमेंट। ये मास्ट गारमेंट पेंट की तरह आता है, उसको फुला दो तो यहां पे प्रेशर पड़ेगा तो ब्लीडिंग रुक जाएगी और विनस रिटर्न क्या होगा, प्रमोट होगा, तो हेमरेजिक शॉक वाली कंडीशन नहीं होगी। या इसको एंटी न्यूमेटिक गारमेंट क्या बोलते हैं, एंटी न्यूमेटिक गारमेंट भी बोलते हैं। क्लियर बच्चों, ये इस तरह का होता देखना, ये रहा, ये हो गया। ये पूरी एक्सट्रीमिटीज में पहना देंगे, इसको फुलाते हैं तो ये फूलेगा तो पैरों पे प्रेशर पड़ेगा तो विनस रिटर्न क्या होगा, प्रमोट, प्लस जब ब्लीडिंग हो रही है वो जगह क्या हो जाएगी, कंप्रेस, तो ब्लीडिंग भी कम होगी और विनस रिटर्न प्रमोट होगा। वरना पैरों की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो ब्लड लॉस होगा ना, तो विनस रिटर्न कम होगा तो हाइपोवोलेमिया में और जाएगा पेशेंट। तो इसे क्या बोलते हैं, मास्ट गारमेंट है। ये कैसा गारमेंट है, मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर।